हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं कृतिका पांडे एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा आप जान रहे हैं कि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ट्रिपल सी का सैंपल पेपर। पहले भी मैंने आपको ट्रिपल सी का सैंपल पेपर एक बार समझाया है। लास्ट मंथ ही मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि ट्रिपल सी का सैंपल पेपर मैंने आपको पूरा सॉल्व कराया था और आपको मैंने ये भी बताया था कि ट्रिपल सी का पेपर कैसा आता है, उसमें कैसे कितने क्वेश्चन आते हैं, ये पूरा पैटर्न मैंने आपको अच्छे से समझाया था। अब आप जानते हैं कि जून के भी एग्जाम आने वाले हैं ट्रिपल सी के, तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि हम एक और सेट अपना सॉल्व कर लें ताकि हम अपने पहले से कुछ प्रैक्टिस करके रखें, ताकि हमें एग्जाम देने में बहुत आसानी रहे। फिलहाल मैं आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करती हूं कि अगर आपको किसी भी नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें। वीडियो के एंड तक तो जरूर बने रहें ताकि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए और क्वेश्चंस आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे ताकि आपको समझने में आसानी रहे। जैसा आप जानते हैं कि ट्रिपल सी का जो पेपर होता है वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होता है, तो उसी तरीके से मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं वैसा ही आपके लिए सेट बनाऊं ताकि आपको पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फिलहाल ट्रिपल सी के और वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल की ट्रिपल सी प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टॉप 100 एमसीक्यूज। तो वैसे आपको पता है, लेकिन एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ट्रिपल सी में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने आते हैं? 100 क्वेश्चन। अब उस 100 में क्या होता है कि 50 जो आपके होते हैं वो होते हैं ऑब्जेक्टिव बेस्ड। कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव बेस्ड, जिसमें आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं और आपको किसी एक ऑप्शन पर टिक करना होता है। अब जो रहे हमारे 50 वो क्या होते हैं? वो ट्रू फॉल्स होते हैं। क्या होते हैं वो? ट्रू फॉल्स। उसमें आपको ट्रू या फिर फॉल्स आपको उसमें टिक करना होता है। इसी तरीके से टोटल आपके 100 क्वेश्चंस होते हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट्स का टाइम मिलता है। एक चीज और, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जितने आप सही करेंगे वो आपके सही रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आप स्टार्ट करेंगे फिलहाल आज का। अब आगे देखते हैं। इसी तरीके से आप आगे बीच में जो भी चीजें होंगी वो हम आपको बताते रहेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, व्हाट डज सीपीयू स्टैंड फॉर। अब देखिए कितना आसान सा क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन को हम लोग ब्रीफली समझेंगे। कोई भी क्वेश्चन है उसके क्या क्या ऑप्शंस हैं ये सारी चीजें समझेंगे। इससे क्या होगा कि 100 क्वेश्चन तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, इसके साथ ही साथ हमें और भी कई सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि सीपीयू का मतलब क्या है। अब ये आपको पूछ रहा है कि सीपीयू क्या होता है। तो यहाँ पर आपको 4 फुल फॉर्म्स दी गई हुई है, इसमें से कोई एक फुल फॉर्म आपकी सही है। चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। पहला क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। दूसरा है कंप्यूटर पर्सनल यूनिट। तीसरा है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट और चौथा है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। अब मैं देखिए आपको एक चीज बता दूं, ट्रिपल सी में ज्यादातर लोग जो गलती करते हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें एक सही दिख गया, उन्होंने फटाफट उसको टिक कर दिया। चारों कभी ऑप्शंस वो देखते नहीं ध्यान से। ट्रिपल सी का पेपर कभी इतना टफ नहीं आता, बस उसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि उसके जो भी ऑप्शंस होते हैं आपको देख के लगेगा कि सारे ऑप्शन सही हैं, मतलब उसके ऑप्शन जो हैं वो बड़े कंफ्यूजन वाले होते हैं। तो ऐसे में हम जब भी कोई एग्जाम देने जाएं तो हमें मेक श्योर करना होता है कि भले ही हमें सबसे पहले आंसर मिल जाए लेकिन चारों ऑप्शन हमें एक बार पढ़ने जरूर है। तो देखिए यहाँ पर हमें पता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो आपको अच्छे से पता होगी। बहुत ही इजी हमारा क्वेश्चन है ये। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सबसे पहले में इसका आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी हमने तीनों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहीं स्पेलिंग का मिस्टेक हो थोड़ा बहुत जो हम ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग डेटा परमानेंटली। कंप्यूटर का कौन सा घटक डेटा को स्थायी रूप से संग्रहित करने की अनुमति देता है या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार है? कौन सा ऐसा कंप्यूटर का कंपोनेंट है जो डेटा को परमानेंटली सेव करता है? अब देखिए पहले तो हम यहाँ पर ये समझेंगे कि कंप्यूटर का डेटा जो है या मोबाइल का डेटा जो है वो हमेशा किसमें सेव होता है? मेमोरी में। मेमोरी को हिंदी में क्या कहते हैं? स्मृति। स्मृति कहते हैं उसको हिंदी में। तो देखिए हमेशा जब भी कोई डेटा सेव करने की जिम्मेदारी होती है वो होती है मेमोरी की। सीपीयू के आप जानते हो 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन सा सीपीयू के 3 पार्ट होते हैं? एक तो उसका पार्ट होता है सीयू, एक होता है एमयू और एक होता है एएलयू। 3 पार्ट होते हैं सीपीयू के, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, कंट्रोल यूनिट का काम होता है पूरे डेटा को, पूरी प्रोसेस को कंट्रोल करना कि इनपुट दिया, प्रोसेसिंग हो रही है, आउटपुट आया, इस सब को कंट्रोल करने का काम है कंट्रोल यूनिट का। दूसरी है मेमोरी यूनिट, जिसका काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना। क्या काम है उसका? डेटा को स्टोर करके रखना। मेमोरी का काम ही होता है डेटा को स्टोर करके रखना। तीसरा है एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो कि डेटा की कैलकुलेशन करता है।
तो 3 होते हैं, जब भी आप कोई डेटा एंटर करते हो तो उसको सेव करने का काम है मेमोरी यूनिट का, उस पे कैलकुलेशन करने का काम है एएलयू का, और उसको पूरा कंट्रोलिंग का काम होता है सीयू का। तो यहाँ पर देखिए कौन परमानेंट सेव करके रखता है, पहले तो रैम, दूसरा ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, तीसरा है सीपीयू और चौथा है एसएसडी। अब देखिए रैम तो कभी भी डेटा को परमानेंट सेव करके नहीं रखती है, क्योंकि रैम जो है वो टेम्परेरी है। क्या है? टेम्परेरी है, मतलब रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है, उसमें क्या होता है कि जैसे ही लाइट जाती है वैसे हमारा डेटा सारा लॉस्ट हो जाता है। ये मैंने आपको मेमोरी में भी अच्छे से समझाया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव, एचडीडी, हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि डेटा को परमानेंटली सेव करके रखती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला क्वेश्चन है, Which input device is used to enter text and numbers into a computer? कौन सी इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में टेक्स्ट एंटर करने के लिए यूज की जाती है? बड़ा इजी क्वेश्चन है। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस हमने पहले कई बार पढ़े हैं, और अगर आपको कोई भी डाउट है इन सारे चीजों में तो आप प्लीज वो सारे टॉपिक पहले जरूर क्लियर कर लें, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक से टॉपिक है, और जब हम छोटी छोटी चीजें पढ़ते हैं ना तभी आगे जाके हमारा वो लेवल हो पाता है कि हम ये सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर सके। क्योंकि आप जानते हैं कि बेस पूरा वही है, फंडामेंटल पूरा बेस है, उसी से निकल के सारी चीजें आती हैं। अगर हमारा बेस क्लियर नहीं होगा तो फिर हमें हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने में, सॉल्व करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है, विच इनपुट डिवाइस इज यूज्ड टू एंटर टेक्स्ट एंड नंबर इनटू अ कंप्यूटर? एक कंप्यूटर में टेक्स्ट और नंबर को एंटर करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस होती है? अगर आपको इनपुट और आउटपुट में कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ कि इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं जिनसे हम कंप्यूटर के अंदर डेटा एंटर करते हैं। मान लिया ये है कंप्यूटर, अब देखिए एक तो उसमें हम डेटा एंटर करते हैं और एक उससे हमें आउटपुट मिलता है। तो जिससे हम डेटा एंटर करते हैं उन्हें हम कहते हैं इनपुट डिवाइस। जब हम कंप्यूटर के अंदर कोई डेटा डालते हैं तो जिन डिवाइसेस से हम लोग डेटा डालते हैं वो इनपुट डिवाइस होती हैं। उसके बाद में वो जिनसे हमें आउटपुट देता है, बाहर हमें डेटा निकाल के देता है प्रोसेस करके, जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, तो वो देता है आउटपुट डिवाइसेस से। कंप्यूटर में जब कभी डेटा एंटर हो रहा होता है तो उसको हमेशा कहते हैं डेटा, और जब वो निकल के बाहर आ जाता है तो उसे हम हमेशा कहते हैं इंफॉर्मेशन। मतलब अनप्रोसेस्ड डेटा डेटा कहा जाता है, प्रोसेस डेटा हमेशा इंफॉर्मेशन बन जाता है। अब या ये तो क्लियर है कि अंदर डेटा डालने के लिए इनपुट डिवाइसेस यूज होती हैं। कौन सी? सबसे पहले दिया है मॉनिटर। तो देखिए मॉनिटर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, वो हमें इंफॉर्मेशन देता है, तो आउटपुट डिवाइस है। दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है माउस और चौथा है प्रिंटर। प्रिंटर भी नहीं हो सकता है, इसलिए क्योंकि प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? आउटपुट डिवाइस है, हमें वो क्या करता है, प्रिंट करके बाहर डॉक्यूमेंट हमें देता है। अब देखिए दो ऑप्शन है यहाँ पर, एक तो कीबोर्ड और एक माउस। अब ये दोनों ही इनपुट डिवाइस है, लेकिन अभी बात क्या चल रही है कि टेक्स्ट और नंबर एंटर करने के लिए कौन सी इनपुट डिवाइस होती है। माउस जो है वो तो चीजों को पॉइंट मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए यूज किया जाता है। माउस भी इनपुट डिवाइस है, पर उससे हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, उससे हम कोई डेटा नहीं डाल पाते। तो डेटा डालने का काम हमेशा करता है कीबोर्ड। तो इसका सही आंसर है कीबोर्ड बी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरीके से सारे क्वेश्चन अपने डिस्कस करते रहेंगे। व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर? GUI का मतलब क्या होता है? GUI देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि दो तरीके के यूजर इंटरफेस होते हैं। मतलब एक कंप्यूटर से जब हम कनेक्ट करते हैं तो वहां पर दो तरीके के यूजर इंटरफेस होते हैं। कितने तरीके के? दो तरीके के, उन्हें हम कहते हैं यूजर इंटरफेस। GUI भी एक यूजर इंटरफेस है। अब ये यूजर इंटरफेस करते क्या है कि हम कंप्यूटर से किस तरीके से कांटेक्ट कर पा रहे हैं, वो यूजर इंटरफेस है। मतलब कि मैं अगर आपसे बात कर रही हूं अभी, तो अभी हम कैसे बात कर रहे हैं? एक कैमरे के उससे, ठीक है, एक कैमरे की मदद से हम आपसे बात कर पा रहे हैं। ऐसे ही जब दो पर्सन सामने बात कर रहे होते हैं तो वो एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं? इशारों में बात कर रहे हैं, एक दूसरे को टच करके बात कर रहे हैं, बोल के बात कर रहे हैं, किस तरीके से बात कर पा रहे हैं? या फिर जब हम किसी ऐसे पर्सन से बात करते हैं जो कि सुन नहीं पाता, तो उसे हम चीजें लिख के देते हैं। तो इस तरीके की जो चीजें होती है ना, जो हम अपनी तरीके अपनाते हैं, उन्हें हम यूजर इंटरफेस कह सकते हैं। कंप्यूटर में दो तरीके के यूजर इंटरफेस हैं। पहले बहुत ज्यादा यूज होता था CUI, जिसे हम कहते थे कमांड यूजर इंटरफेस। क्या कहते थे उसे हम? कमांड यूजर इंटरफेस। इसमें क्या होता था कि कंप्यूटर को सारी चीजें लिख के देनी होती थी। क्या होता था? सारी चीजें लिख के देनी होती थी। अगर कंप्यूटर से अगर आपको डेट और टाइम भी देखना है तो आपको उसके लिए कमांड टाइप करनी पड़ेगी। मतलब एक कोड, एक सिंटैक्स लिख के देना पड़ता था, जिससे आपको टाइम का पता चलता था। कंप्यूटर में डेट भी अगर आपको चेंज करनी है, फोल्डर बनाना, फाइल बनानी है, तो आपको उसमें सिंटैक्स बनाना पड़ता था, जिसकी मदद से आप कर पाते थे। तब हमारे पास माउस नहीं था जिससे हम क्लिक करते, या तब हमारे पास इस तरीके का कंप्यूटर भी नहीं था जिसमें अंदर ग्राफिक दिखते थे और उन पर हम क्लिक करके काम करते।
जैसे आज हमारे कंप्यूटर में MS वर्ड का ग्राफिक होता है, क्रोम का होता है, उन पर हम क्लिक करते हैं और काम कर लेते हैं। तब ये ग्राफिक थे ही नहीं। कंप्यूटर की एक प्लेन स्क्रीन हुआ करती थी और हमें उसमें एक सॉफ्टवेयर मिलता था कमांड प्रॉम्प्ट का, जिसमें हम कोई भी कमांड टाइप करते थे, उससे हमारे काम होते थे। उस इंटरफेस को हम कहते थे कमांड यूजर इंटरफेस। पर उसके बाद आया हमारा एक नया यूजर इंटरफेस, जिसे हम कहने लगे GUI, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या कहने लगे? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बाद क्या आया? इसके बाद कंप्यूटर में ग्राफिक्स आने लगे, जैसे कि MS वर्ड का ग्राफिक हो गया, क्रोम का ग्राफिक हो गया, नोटपैड का ग्राफिक हो गया, सारे ग्राफिक आने लगे। ग्राफिक पे आज हम आसानी से क्लिक करते हैं और अपना काम कर लेते हैं। तो यही दो तरीके के इंटरफेस थे। तो इसीलिए GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। और भी ऑप्शंस है, जर्नल यूजर इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटीग्रेशन और ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। तो ये तीनों है गलत और हमारा सही आंसर है पहला, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चन पर। और अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लें। मैं आपको सारी चीजें कमेंट में बता दूंगी। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि कमेंट में नहीं बताया जा सकता है, तो उस पर मैं आपके लिए एक इंडिविजुअल वीडियो जरूर बना दूंगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम? ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो देखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम, उसका नाम ऐसा है ऑपरेटिंग, जो पूरे कंप्यूटर को ऑपरेट करने का काम करता है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है और एक सिस्टम की कंप्यूटर की सोल होता है। जैसे हमारे शरीर में आत्मा होती है, जिससे सारी हमारा पूरी जो बॉडी है, वो पूरे जितनी भी फंक्शनिंग है वो सब ऑपरेट होती है। अगर वो आत्मा अंदर नहीं होती है तो हमारी डेड बॉडी हो जाती है। वैसे ये कंप्यूटर के अंदर की जो आत्मा है, सोल है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर वो सिस्टम में नहीं है तो सिस्टम कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक डेड बॉडी है। तो देखिए यहाँ पर अब पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के देखिए 4 ऑप्शन देख लेते हैं। रनिंग एप्लीकेशन, मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, प्लेइंग गेम्स और प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो सारे ऑप्शन देखिए, सबसे पहला है रनिंग एप्लीकेशंस, दूसरा है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज, तीसरा है प्लेइंग गेम्स और चौथा है प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन काम होता है मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। क्या काम है? मैनेजिंग हार्डवेयर रिसोर्सेज। जितने भी हार्डवेयर हैं, जैसे कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर में सारा कुछ हार्डवेयर ही तो होते हैं। कंप्यूटर हम एक कंप्यूटर कैसे बनता है? हमारे पास क्या होता है? उसके लिए CPU होता है, माउस होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, मदरबोर्ड होता है। ये सब क्या हार्डवेयर है। और इन हार्डवेयर रिसोर्सेज जितने हैं, उन सब में एक जान डाली जाती है, एक सोल डाली जाती है, वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि सॉफ्टवेयर है। तो सारे हार्डवेयर रिसोर्सेज को मैनेज करता है, तब क्या बनता है? एक कंप्यूटर बनता है। तो यही इसका आंसर है। चलिए अगले पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेब ब्राउजर? निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है? तो वेब ब्राउजर का उदाहरण क्या है, देख लेते हैं। देखिए, वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर मतलब इंटरनेट पर कुछ ढूंढना। ब्राउज का मतलब क्या होता है? खोज करना। क्या होता है ब्राउज का मतलब? खोज करना। जब हम किसी चीज पर कोई खोज करते हैं तो उसे हम कहते हैं वेब, मतलब ब्राउजिंग करना। तो वेब का मतलब होता है इंटरनेट पर। आप जानते हो वेब का मतलब होता है इंटरनेट पर। तो इंटरनेट पर कुछ ढूंढते हैं, वो हम किससे करते हैं? वेब ब्राउजर पर। अब इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है? गूगल क्रोम, एडोब फोटोशॉप, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। समझ लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं है, क्योंकि ये क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट को एडिट करने का काम करता है। किसको? डॉक्यूमेंट को एडिट करने से हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं। गूगल क्रोम हो गया, तीसरा हो गया एडोब फोटोशॉप। ये भी नहीं है, क्योंकि ये किस लिए होता है? ये एक DTP सॉफ्टवेयर है, डेस्कटॉप पब्लिशिंग का, जिस पर डिजाइनिंग का काम किया जाता है। उसके बाद आता है MS एक्सेल। तो एक्सेल भी नहीं होता है, क्योंकि एक्सेल पर काम होता है, स्प्रेडशीट बनाते हैं उस पर, और हम अपनी कोई कैलकुलेशन या मार्कशीट या अटेंडेंस शीट बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सही आंसर है गूगल क्रोम। क्या है? गूगल क्रोम। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच कंप्यूटर कंपोनेंट डिस्प्लेज विजुअल आउटपुट? कौन सा कंप्यूटर घटक दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है? कौन सा कंप्यूटर घटक दृश्य आउटपुट प्रदर्शित करता है? इनमें से कौन सा आउटपुट देता है? अभी हमने समझा था कि इनपुट और आउटपुट क्या होता है। चलिए अब उसी से हम लोग समझ लेते हैं। पहला ऑप्शन है CPU, दूसरा है मॉनिटर। CPU देखिए नहीं है। क्यों नहीं है CPU? क्योंकि CPU क्या है? कैलकुलेशन का काम करता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, कंप्यूटर का दिमाग। CPU को कहा जाता है कंप्यूटर का ब्रेन। कंप्यूटर का ब्रेन कौन है? CPU।
क्योंकि हमारा ब्रेन क्या करता है, चीजों की कैलकुलेशन करता है, चीजों को सेव करके रखता है ना, सब कुछ हमें दिमाग से ही तो याद रहता है। ऐसे कंप्यूटर में भी एक ब्रेन है जिसे हम कहते हैं सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल मतलब मुख्य। तो देखिए यहाँ पर सीपीयू तो नहीं हो सकता क्योंकि वो एक कंप्यूटर का ब्रेन है जो कि कैलकुलेशन करता है और चीजों को सेव करके रखता है। उसके बाद अगला आया मॉनिटर, फिर आया रैम। रैम भी नहीं हो सकता है इसलिए क्योंकि रैम क्या है, एक मेमोरी है, वो डेटा को सेव करके रखती है। और रैम किसका पार्ट है, सीपीयू का। उसके बाद अगला आ गया कीबोर्ड, और आप कीबोर्ड भी जानते हैं, कीबोर्ड भी नहीं हो सकता क्योंकि कीबोर्ड तो क्लियरली इनपुट डिवाइस है। जो इनपुट डिवाइस है वो हमें क्या करेगा, आउटपुट प्रदर्शित करेगा ही नहीं। तो यहाँ पर जो मेन हमारा जो सही आंसर बचता है वो है मॉनिटर। मॉनिटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें क्या करता है, हमें विजुअल आउटपुट देता है। मॉनिटर का मतलब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं इसे आप मॉनिटर कह सकते हैं। हम कंप्यूटर पर जो भी डेटा एंटर कर रहे हैं वो डेटा हमें जो स्क्रीन दिखा रही है उसे हम कहते हैं मॉनिटर, और वो हमें क्या कर रहा है, विजुअल आउटपुट देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एन एंटीवायरस प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है। एंटीवायरस क्या होता है, हमने बहुत सुना है वायरस और एंटीवायरस। नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग में भी कितनी बार वायरस आ जाता है, जैसे कोरोना वायरस पर्सन टू पर्सन फैलता रहता है। वायरस होता क्या है, वायरस एक ऐसा प्रोग्राम है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि एक पर्सन से या एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जैसे जैसे कांटेक्ट होता जाता है वो फैलता रहता है। जैसे ऐसे समझ लेते हैं कोरोना वायरस कैसे फैल रहा था कि एक में है वो वायरस और जो भी उसके कांटेक्ट में आ रहा था सबको फैल रहा था। ऐसे ही कुछ कंप्यूटर का भी वायरस होता है, सेम उसी तरीके से। एक कंप्यूटर में वायरस आ गया, वो जिससे जिससे कांटेक्ट करता जाएगा उसमें वो वायरस जाता जाएगा। वायरस ये आता कहाँ है, तो जब भी हम इंटरनेट पर कुछ सर्च कर रहे होते हैं, कई बार ऐसी साइट्स होती हैं जो कि अनसॉलिकेटेड होती हैं, जिनसे हमें कोई भी डेटा ट्रांसफर या लेने की जरूरत नहीं होती है डाउनलोड करने की, क्योंकि वो साइट्स वायरस होता है उनमें। उनका बेसिकली काम ही यही होता है आपके सिस्टम में आके आपके सिस्टम के फाइल्स और सब कुछ खत्म करना। हम जान नहीं पाते हैं, उनसे हम कोई चीज डाउनलोड करते हैं, कुछ लेते हैं, उनसे हमारे सिस्टम में वायरस आता है, फिर वो हर सिस्टम टू सिस्टम फैलता रहता है। अब एंटीवायरस का उद्देश्य क्या होता है ये समझते हैं। देखिए, एंटी का मतलब हमेशा होता है दुश्मन या खिलाफ। आपने सुना होगा कि वो तो हमारे एंटी हैं। एंटी का मतलब वो हमारे खिलाफ है। ठीक है, चलिए, टू स्पीड अप द कंप्यूटर, पहला ऑप्शन टू स्पीड अप द कंप्यूटर। दूसरा टू क्रिएट बैकअप। तीसरा टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। स्पीड अप द कंप्यूटर तो नहीं कह सकते, ठीक है। दूसरा बैकअप क्रिएट करना, ये भी नहीं। तीसरा प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर, और चौथा टू मैनेज फाइल एंड फोल्डर, ये भी नहीं। इसका सही आंसर है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट मालवेयर। मालवेयर के खिलाफ प्रोटेक्ट करना सिस्टम को, मालवेयर के खिलाफ लड़ना। अब ये मालवेयर कहां से आ गया, अभी तो हम वायरस की बात कर रहे थे। तो मालवेयर की जो पूरी फुल फॉर्म होती है वो होती है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। क्या होती है, मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ठीक है, और इन्हें ये ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर को किसी न किसी तरीके से हार्म करते हैं। उसी में से एक सॉफ्टवेयर का नाम वायरस भी होता है। मालवेयर बहुत सारे होते हैं, उसी में से एक क्या होता है हमारा वायरस भी होता है। तो वो मालवेयर के खिलाफ जो लड़ता है वो एंटीवायरस होता है, या फिर वायरस के खिलाफ जो लड़ता है वो एंटीवायरस होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द टर्म यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है, यूआरएल शब्द का क्या अर्थ है। ठीक है, देखते हैं फुल फॉर्म। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक। सबसे पहले समझते हैं यूआरएल होता क्या है। किसी भी वेबसाइट का एक जो एड्रेस होता है, किसी भी वेबसाइट का जो एड्रेस होता है उसे हम यूआरएल कहते हैं। जैसे कि हम गूगल ओपन करते हैं, पर गूगल का जो पूरा एड्रेस है वो क्या है आप जानते हैं, www.google.com, ये उसका पूरा एड्रेस होता है। यूट्यूब का www.youtube.com, ये उसका पूरा क्या है, एड्रेस है। वेबसाइट का नाम या वेबसाइट का पूरा एड्रेस यूआरएल कहा जाता है। तो इस यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ मदरबोर्ड इन अ कंप्यूटर। कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या कार्य है, कंप्यूटर में मदरबोर्ड का क्या काम है। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले टू स्टोर डेटा, टू डिस्प्ले इमेजेस, टू कंटेंट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, टू कनेक्ट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स, टू रन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। अब देखिए, मदरबोर्ड एक सिस्टम के अंदर एक बोर्ड टाइप का होता है जिसपे कई सारे सॉकेट्स होते हैं। मदरबोर्ड का काम होता है
सारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, जो हार्डवेयर डिवाइसेस जैसे कि कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जितनी भी हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं वो सब अंदर मदरबोर्ड से कनेक्ट होती हैं। तो जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस है वो सब मदरबोर्ड से कनेक्ट हैं, और जितना भी डेटा जा रहा है वो सब मदरबोर्ड से होते हुए बाकी की आउटपुट डिवाइसेस में पहुंचता है। तो मदरबोर्ड बेसिकली एक बोर्ड होता है, सर्किट बोर्ड होता है, जिस पर सारी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जहां कनेक्ट होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो सी आंसर है आपका, टू कनेक्ट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। टू कनेक्ट एंड कंट्रोल हार्डवेयर कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। मैंने आपको काफी सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताए हुए हैं, बहुत सारे मैंने आपको बता दिए हैं। तो चलिए उसी में से एक क्वेश्चन है ये हमारा कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और ये चीजें तभी क्लियर होंगे जब हमें ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम पता होंगे। पहला ऑप्शन है हमारे पास विंडोज, दूसरा है मैक ओएस, तीसरा है फोटोशॉप, चौथा है लिनक्स। तो देखिए विंडोज भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैक भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, फोटोशॉप ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, और चौथा है लिनक्स, लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पर बस आपको ध्यान से देखने की ये जरूरत है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको नहीं वाला ढूंढना है। फोटोशॉप, फोटोशॉप क्या है, वो एक ग्राफिक्स डिजाइन करने के लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसपे ग्राफिक्स या फोटोज आपके डिजाइन किए जाते हैं। बाकी ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज, हमारे नॉर्मल जो कंप्यूटर है उनमें विंडोज यूज हो रहा है। मैक जो है ये किसमें यूज होता है, एप्पल के जो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें मैक यूज होता है। लिनक्स भी हमारे नॉर्मल जो कंप्यूटर में यूज होता है। इसी तरीके से और भी होते हैं, जैसे कि उबंटू हो गया आपका, ठीक है। उबंटू के साथ साथ जैसे कि डेबियन बेस्ड होते हैं, और इसके साथ साथ हमारे मोबाइल में होते हैं जैसे कि एंड्रॉइड, ठीक। और इसी के साथ जैसे iOS जो कि आईफोन में यूज होते हैं, इसे ऐसे कई सारे हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, विच सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग डॉक्यूमेंट्स, स्प्रेडशीट्स एंड प्रेजेंटेशन। दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रस्तुतियां बनाने के लिए और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। देखिए ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि इंग्लिश में ही पढ़े जा सकते हैं, हिंदी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो यहाँ पर बेसिकली कह रहा है कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और एडिट करने के लिए यूज किया जाता है, और जिसपे क्या क्या होता है, आप स्प्रेडशीट का भी काम कर सकते हो, डॉक्यूमेंट भी बना सकते हो, प्रेजेंटेशन भी बना सकते हो। कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला तो हो गया फोटोशॉप। मैंने आपको इतनी बार बता दिया है कि अब आपको इसको लेके डाउट नहीं होगा कि फोटोशॉप किस लिए होता है, ग्राफिक्स के लिए होता है। इसमें कभी भी कोई डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट जैसा काम नहीं होता है। एक ये डीटीपी सॉफ्टवेयर है। डीटीपी का मतलब होता है डेस्कटॉप पब्लिशिंग। तो डीटीपी में कौन कौन सा, जैसे फोटोशॉप हो गया, पेज मेकर हो गया, कोरल ड्रॉ हो गया, ये सब डीटीपी के अंदर आते हैं। इनमें क्या होता है, ग्राफिक्स वगैरह, ये बैनर वगैरह, इन सारी चीजों को बनाने का काम किया जाता है, ठीक है। अगला क्या हो गया, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। एक्सेल में ठीक है, एक्सेल सही है, पर एक्सेल में सिर्फ स्प्रेडशीट का काम होता है। और ये हमसे क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से देख लेना, कभी भी ऐसी गलती मत करना। इसने कहा है कि डॉक्यूमेंट को भी जिसमें क्रिएट एडिट होते हो, स्प्रेडशीट भी बनती हो, प्रेजेंटेशन भी बनती हो, तो हमें तीनों को देख के चलना है। अगला क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और चौथा क्या है, एडोब इलस्ट्रेटर। तो देखिए ये तो है नहीं, इलस्ट्रेटर जो होता है ये भी हमेशा ग्राफिक के लिए यूज किया जाता है, ये चीज याद रखिएगा। इलस्ट्रेटर जो होता है ये भी ग्राफिक्स के लिए यूज होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। और एक चीज और बता दूं, अगर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जगह अगर कहीं लिब्रे ऑफिस लिखा होता, क्या लिखा होता है, लिब्रे ऑफिस, तो फिर वो सही आंसर होता। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस या लिब्रे ऑफिस, जहां पर पूरी ऑफिस पैकेज की बात चल रही हो, क्योंकि ये तीनों काम करने के लिए हमें 3 सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, 3 सॉफ्टवेयर किसी भी ऑफिस पैकेज में हमें मिल जाते हैं। तो इसी तरीके का आप आंसर हमेशा चूज करना। चलिए अब देख लेते हैं अपना अगला क्वेश्चन हम, विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अलाउ यू टू ब्राउज द इंटरनेट। व्हाट नहीं होगा, विच होगा। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है। थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको यह समझाया था कि इंटरनेट पर ब्राउज करना मतलब इंटरनेट पर कुछ ढूंढना किससे होता है, वेब ब्राउजर से। देखिए इसी तरीके से अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप देख रहे हैं कि एक चीज, हम एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, उसमें आगे तक के क्वेश्चंस का हमारा आंसर पहले ही मिल जाता है। ऐसे ही अगर हम इस तरीके से डिस्कस करेंगे तो 100 के साथ में 50 और क्वेश्चन तुम्हारे तैयार हो ही जाएंगे। किस प्रकार का सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट ब्राउज करने की अनुमति देता है, वेब ब्राउजर, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ग्राफिक डिजाइनर सॉफ्टवेयर। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले आंसर बताया था, आपको पता होगा। वेब का मतलब इंटरनेट और ब्राउज का मतलब क्या करने की, ब्राउज करने की मतलब खोज करने की। इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढना, ब्राउज करना किसका काम होता है, वेब ब्राउजर का। वर्ड प्रोसेसर तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें क्या बनते हैं, डॉक्यूमेंट्स,
स्प्रेडशीट में क्या बनती हैं, शीट्स बनती हैं, जैसे मार्कशीट, अटेंडेंस शीट। और ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर में क्या होता है, ग्राफिक्स बनते हैं। और अगर ग्राफिक डिजाइन सॉफ्टवेयर कोई अगर पूछ दे कौन से होते हैं तो आप बता देना, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये सब क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर वेब डेवलपमेंट एंड डिजाइन। वेब विकास और डिजाइन के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे डिजाइन की बात चल रही है, मतलब वेब डिजाइन, वेबसाइट को डिजाइन करने के लिए कौन सी लैंग्वेज बनाई गई। ट्रिपल सी में बहुत साफ साफ ये लैंग्वेज दी गई, आपके इंटरनेट वाले चैप्टर में इसका पूरा डिटेल दिया गया है। तो यहाँ पर वेब डिजाइनिंग की बात, जब भी कोई देखिए वेब डिजाइनिंग की बात करे तो आप समझ लेना कि वेब डिजाइनिंग मतलब वेबसाइट डिजाइन, वेबसाइट डिजाइन। देखिए वेब मतलब इंटरनेट पे आप क्या डिजाइन करोगे, इंटरनेट पे बनती हैं साइट्स जिन्हें हम कहते हैं वेबसाइट्स। वेबसाइट्स भी एक बुक की तरह होती हैं जिनमें सारा कंटेंट आपको अलग अलग पेजेस में मिलता चला जाता है। अब वेब डिजाइनिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज बनी है, C++, जावा, HTML, पाइथन। नहीं, C++ क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये तो नहीं है, ये वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज नहीं है। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ये भी आपका गलत है। उसके बाद HTML और बचता है पाइथन, तो पाइथन भी नहीं है, ये भी आपकी वेब डिजाइनिंग लैंग्वेज नहीं है। बचता है आपके सामने HTML, और हाँ HTML की फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये HTML की फुल फॉर्म होती है। ठीक है, इसका काम होता है वेब डिजाइन करना। वेब डिजाइनिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज यूज होती है, HTML, वेब डिजाइनिंग इसी में होती है। ठीक है, HTML अगर तो आपसे कोई पूछ दे बेसिकली कि HTML किसने बनाई है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि HTML किसने बनाई। HTML और आपको बता दूं, HTML और www मतलब वर्ल्ड वाइड वेब के फाउंडर एक ही हैं, दोनों के फाउंडर एक ही हैं। तो इनके जो फाउंडर हैं उनका नाम है टिम बर्नर्स ली, टिम बर्नर्स ली। इन्होंने ही HTML बनाई है और इन्होंने ही www बनाया है। www बनाया इन्होंने 1989 में और HTML इन्होंने बनाया है 1991 में। ठीक है, www बनाया वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, वो बनाया इन्होंने 1989 में और उसके बाद में HTML बनाई 1991 में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What is the primary function of an email client software? ईमेल क्लाइंट सॉफ्टवेयर का प्राथमिक कार्य क्या होता है। एक जो ईमेल क्लाइंट का मतलब जो ईमेल का काम करता है, वो सॉफ्टवेयर का मेन काम क्या है, टू क्रिएट स्प्रेडशीट बनाना, टू ब्राउज द वेब को ब्राउज करना, टू सेंड एंड रिसीव ईमेल, टू एडिट फोटोज। तो सही आंसर आपके सामने, अगर कोई ईमेल क्लाइंट है तो वो फोटो तो नहीं एडिट करेगा, वो स्प्रेडशीट तो नहीं बनाएगा, वो वेब को तो ब्राउज नहीं करेगा, क्योंकि स्प्रेडशीट बनाने का काम होता है एक्सेल और कैल का, वेब को ब्राउज करने का काम होता है वेब ब्राउजर्स का। टू सेंड रिसीव एंड मेल्स, सही आंसर तो हमारा यही है सी वाला। और टू एडिट फोटोज, फोटो तो वो नहीं एडिट करेगा क्योंकि वो होता है ग्राफिक डिजाइनिंग का। चलिए आगे बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। Which of the following is an example of open source software? निम्नलिखित में से कौन सा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। पहले तो मैं आपको बता दूं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते क्या है। मैंने आपको पहले भी ये चीज बताई हुई है कि सॉफ्टवेयर देखिए दो तरीके से डिजाइन किए जाते हैं। एक तो होते हैं जो कि होते हैं ओपन सोर्स और एक होते हैं जो होते हैं क्लोज्ड सोर्स। अब ये देखिए बहुत क्लियर इनका वो है, देखिए ओपन सोर्स जिनका सोर्स ओपन हो और क्लोज सोर्स जिनका सोर्स क्लोज हो। सोर्स का मतलब स्रोत। ओपन सोर्स में क्या होता है, उनका सोर्स ओपन रहता है, मतलब अगर हम वो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर में जो यूज कर रहा है, मतलब जो यूजर है वो अपने हिसाब से उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन कर सकता है। उनका जो सोर्स होता है वो ओपन होता है तो उसमें यूजर अपने हिसाब से मॉडिफिकेशन कर सकता है। ठीक है, दूसरी चीज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपके हमेशा फ्रीली अवेलेबल होते हैं। क्या होते हैं, फ्रीली। दो चीजें समझ लो कि जब हम ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर यूज करते हैं तो अगर हमें कोई बार कहीं पे नहीं पसंद है, फॉर एग्जांपल अगर हम लिब्रे ऑफिस यूज कर रहे हैं, अगर हमें ये बार यहाँ पसंद नहीं तो उसको हम दूसरी जगह सेट कर सकते हैं। अगर उसमें कोई भी चीज हमें नहीं पसंद आ रही तो उसको अपने हिसाब से हम कस्टमाइज कर सकते हैं। पर एक आते हैं क्लोज सोर्स,
जिसमें क्या होता है, यूजर अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन नहीं कर सकता है, कस्टमाइजेशन उसमें नहीं होता है, वो जैसे ही आपको उन्हें वैसे यूज करना है। दूसरी चीज इसमें क्या होती है कि वो आपके पेड होते हैं, क्या होते हैं, पेड होते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होते। तो दो चीजें आपको याद रखनी, ओपन सोर्स का सोर्स ओपन होता है जिसमें यूजर मॉडिफिकेशन कर सकता है, उन्हें फ्रीली डाउनलोड कर सकता है, और क्लोज सोर्स में उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं होता है और वो पेड होते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? चलिए अब देखिए कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा क्लोज सोर्स है। पहला है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, दूसरा है एडोब फोटोशॉप, तीसरा है लिनक्स और चौथा है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब मैं आपको बता दूं, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो है ये बिल्कुल गलत है क्योंकि ये पेड है और ये आपका ओपन सोर्स नहीं है। दूसरा एडोब फोटोशॉप, ये भी बिल्कुल गलत है, पेड है, ये ओपन सोर्स नहीं है। तीसरा लिनक्स और चौथा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो भी आपका पेड है, हालांकि इसके कुछ वर्जन उन्होंने अभी फ्री दिए हैं 365 वगैरह, लेकिन वो भी आपके क्लोज सोर्स है, ओपन सोर्स नहीं है। तो यहाँ पर जो सही आंसर आपका है वो है लिनक्स। लिनक्स क्या है, ओपन सोर्स है और वो आपका फ्रीली अवेलेबल सॉफ्टवेयर है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लिनक्स के साथ जो हमारा अगला है, जिसे अगर आप CCC और O लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपने लिब्रे ऑफिस तो पढ़ा ही होगा। क्या पढ़ा होगा, लिब्रे ऑफिस। तो आपका जो लिब्रे ऑफिस है वो भी आपका ओपन सोर्स है। अभी आप कभी यूज करके देखना, कोई चीज अगर आपको नहीं पसंद आती है तो आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, उसे आप फ्री भी डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, पर आपका MS ऑफिस जो होता है वो क्लोज सोर्स होता है, यही दोनों में बस डिफरेंस होता है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हो, लिब्रे ऑफिस हो, लिब्रे ऑफिस टिक करना, लिनक्स हो, लिनक्स टिक करना, उबंटू हो तो उबंटू टिक करना, ये सब आपके ओपन सोर्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, बस अब ये किसी और तरीके से दिया गया है। आपके कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए उसका क्या होना जरूरी है, कोई उसका एंटी हो तभी तो काम होगा। क्या हो, कोई उसका एंटी, मतलब कोई दुश्मन, कोई खिलाफ हो तभी काम होगा। हर एक चीज से खुद को प्रिवेंट करने के लिए, जैसे कोई भी चीज अगर हमारे लिए हार्मफुल है तो कोई उसका एंटी लेके आएंगे, कोई दुश्मन, कोई खिलाफ लेके आएंगे जो उसे खत्म कर पाएगा। तो यहाँ पर देखिए, पहला फायरवॉल, दूसरा एंटीवायरस, तीसरा वेब ब्राउजर, चौथा ईमेल क्लाइंट। ईमेल क्लाइंट तो भाई मेल भेजता है तो ये तो गलत दिया गया है। वेब ब्राउजर तो भाई वेब पर कुछ ब्राउज करता है तो ये भी गलत दिया गया है। अगला देख लेते हैं फायरवॉल। फायरवॉल भी नहीं है, फायरवॉल एक कंप्यूटर सिस्टम के लिए होता है जो कि बाहर से किसी भी अनऑथराइज को अंदर आने से रोकता है। कोई भी अनऑथराइज एक्सेस वो क्या करता है, नहीं होने देता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे गेटकीपर होते हैं, गेटकीपर जो होते हैं, बाहर से अगर कोई आ रहा है वो पर्सन अगर अथॉराइज नहीं है तो वो अंदर आने से रोकते हैं। इसी तरीके से फायरवॉल होता है। पर अगर हमारे सिस्टम में कोई अंदर ऑलरेडी कोई वायरस है, उसे खत्म करने के लिए हमेशा हम किसका यूज करते हैं, एंटीवायरस का। तो सही आंसर है बी, एंटीवायरस। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का उद्देश्य क्या है। सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं, आप जानते हैं। एक तो होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। दो तरीके के सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं मेन, और इन दोनों से ही मिलके कई बार एक और तीसरा बनता है जो कि होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और इन दोनों से मिलकर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी बनता है। ठीक है, चलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आपको बता देती हूँ, वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें बेसिकली हमारे डिस्क से रिलेटेड, हमारी मेमोरी से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे डिस्क क्लीन अप, डिस्क डिफ्रैगमेंट, एंटीवायरस, ये सब क्या होते हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं। अब देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का मेन पर्पस क्या होता है। मैं पहले आपको एक चीज और क्लियर कर दूं, अगर आपने सॉफ्टवेयर नहीं पढ़े हैं तो मैं आपको बता दूं, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जब हम कोई सिस्टम लेते हैं तो उसमें वो प्री डिफाइंड होते हैं। प्री डिफाइंड मतलब सिस्टम लेते टाइम वो पहले से उसमें अवेलेबल होते हैं। दूसरी बात, उनको हम डिलीट नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते, उन्हें हम डिलीट नहीं कर सकते हैं, वो पहले से ही सिस्टम में हमारे अवेलेबल रहते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिनको हम अपनी जरूरत के हिसाब से डाउनलोड करते हैं, उन्हें जब भी जरूरत नहीं होती है तो उसे हम डिलीट भी कर देते हैं। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम है टू एंटरटेन यूजर, टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट्स।
ठीक है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो एक इसलिए सिस्टम सॉफ्टवेयर है और सबसे बड़ा इसीलिए है क्योंकि जब तक हम किसी भी कंप्यूटर या किसी भी पर्सन में जब तक उसकी सोल नहीं डालेंगे तब तक वो वर्क कैसे करेगा। तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम एक सोल होता है, जब वो हम सिस्टम में डालेंगे तभी तो सिस्टम चलेगा, इसीलिए सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर वही हो गया। तो उसी के हिसाब से चल लेते हैं। तो यूजर को एंटरटेन करने के लिए तो वो नहीं होता है, ठीक है। टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क पे परफॉर्म करने के लिए बने होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, वो परफॉर्म करते हैं। टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर, टू क्रिएट डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए भी हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। तो इसका सही आंसर है सी, टू मैनेज एंड कंट्रोल हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग इमेजेस एंड ग्राफिक्स। छवियां और ग्राफिक बनाने और संपादित करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है किसका यूज किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नहीं, इसका नहीं किया जाता है। गूगल क्रोम नहीं किया जाता, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं किया जाता है। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर है, ये क्या है डॉक्यूमेंट एडिट करने के लिए, ये स्प्रेडशीट बनाने के लिए। तो बचता है आपका बी वाला एडोब। एडोब के जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, एडोब फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ, पेज मेकर, इन सब का काम होता है ग्राफिक्स वगैरह को बनाने और एडिट करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर और फाइंडर। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल एक्सप्लोरर और फाइंडर। ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल एक्सप्लोरर या फाइंडर का मतलब क्या होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम में एक क्या होता है, एक फाइल एक्सप्लोरर और एक फाइंड नाम का जो फंक्शन होता है, फाइंडर नाम का, उसका काम क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं, पहला ऑप्शन है यहाँ पर टू ब्राउज द वेब, दूसरा है टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, तीसरा है टू प्ले गेम्स और चौथा है टू एडिट डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए अगर फाइल एक्सप्लोरर की बात चल रही है तो ये तो बात क्लियर हो गई है कि वो फाइल से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, फाइल से रिलेटेड है वो। तो देखिए यहाँ पर टू ब्राउज द वेब, वेब को ब्राउज करने के लिए तो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स, तीसरा है टू प्ले गेम्स, ये तो नहीं हो सकता, गेम्स प्ले करने के लिए तो नहीं होगा। अगला है टू एडिट डॉक्यूमेंट्स, ये भी नहीं होगा। तो इसका सही आंसर है क्या, टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल एक्सप्लोरर और फाइंडर नाम का जो प्रोग्राम है वो किस लिए होता है, फाइल्स और फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। Which component of a computer stores data temporarily while the computer is on? कंप्यूटर चालू होने पर कंप्यूटर का कौन सा घटक अस्थायी रूप से डेटा को संग्रहित करता है। अब देखिए यहाँ पर एक टेम्परेरी की बात कर रहा है। थोड़ी देर पहले हमने इसका क्वेश्चन पढ़ा था जो कि किसके बारे में पूछ रहा था कि परमानेंट कौन स्टोर करता है। तब हमने वहां पर इसका जो सही आंसर लगाया था वो लगाया था हार्ड डिस्क ड्राइव, जो कि परमानेंट स्टोर करती है। पर इसके साथ साथ अभी मैंने आपको कुछ टाइम पहले ये भी बताया था कि ऐसी भी मेमोरीज हैं जो कि डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती हैं, जो क्या होती हैं, वॉलेटाइल होती हैं, जिनका डेटा कभी भी स्थायी रूप से आपका सेफ नहीं होता है। जब तक सिस्टम ऑन है तब तक वो डेटा है, जैसे ही सिस्टम बंद होता है, लाइट जाती है, तुरंत वो डेटा आपका चला जाता है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर पहला हमारे पास ऑप्शन है हार्ड डिस्क ड्राइव, दूसरा है सॉलिड स्टेट ड्राइव, तीसरा है रैम और चौथा है सीपीयू। पहले तो ये हम क्लियर कर लेते हैं कि सीपीयू का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि सीपीयू क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, मेमोरीज उसके अंडर में आती हैं। तो सीपीयू तो पूरी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा ब्रेन है, उसको हम मेमोरी में नहीं रख सकते क्योंकि मेमोरी भी उसी के अंदर आती है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा हार्ड डिस्क ड्राइव, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि वो परमानेंट में आती है, परमानेंट डेटा को स्टोर करती है। तीसरा सॉलिड स्टेट ड्राइव और चौथा रैम। तो देखिए इसका सही आंसर है रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि रैम डेटा को टेम्परेरी स्टोर करती है। आपको मैं बता दूं, इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं, फिर मैं आपको 2-3 चीजें समझा देती हूँ। फिलहाल आपने कंप्यूटर के मेमोरी के बारे में तो पढ़ा होगा ही जरूर, पर फिर भी थोड़ा सा अगर डाउट है तो मैं आपको क्लियर करती हूँ। देखिए कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल को आप प्राइमरी भी कह सकते हैं और एक्सटर्नल को आप सेकेंडरी भी कह सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब देखिए मैं आपको बताती हूँ क्या होता है ये। तो इंटरनल मेमोरी जो होती है वो 2 तरीके की होती है, एक तो होती है आपकी रैम और दूसरी होती है रोम। एक्सटर्नल में बहुत सारी आती हैं, जैसे कि सीडी हो गई, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, आपकी एसएसडी हो गई, ठीक है, पेन ड्राइव हो गई। तो ये सारी आपकी क्या होती है, एक्सटर्नल होती हैं। इंटरनल वो मेमोरीज हैं जो हमें सिस्टम के अंदर, सिस्टम के साथ मिलती हैं, और एक्सटर्नल वो हैं जो हम अलग से अपनी नीड के अकॉर्डिंग लगाते हैं।
तो अलग वाली तो क्लियर हो गई कि वो तो हम अपनी जैसे नीड होती है वैसे हम लोग अपनी लगाते हैं और वो डेटा को परमानेंटली स्टोर करती हैं, ठीक है। अपनी आप मेमोरी कहीं बाहर निकाल के रख लोगे, वो आपका परमानेंट स्टोर रहेगा। पर इंटरनल जो दो होती हैं, रैम और रोम, इसमें एक जो आपके रैम होती है ये टेम्परेरी डेटा को स्टोर करती है। कैसे? टेम्परेरी, ठीक है। रैम जो नेचर में होती है ये वॉलेटाइल होती है, डेटा को टेम्परेरी स्टोर करके रखती है और ये क्या होती है? वॉलेटाइल होती है। देखिए, एक तो टेम्परेरी और दूसरा ये क्या है? वॉलेटाइल है, वॉलेटाइल, ठीक है। अब जो रोम होती है ये डेटा को परमानेंट स्टोर करके रखती है, परमानेंट, और इसका नेचर कैसा होता है? नॉन वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल। अब देखिए, वॉलेटाइल मतलब जो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो रैम चेंज होती रहती है, इसका डेटा चेंज हो जाता है। चेंज का मतलब क्या होता है? रैम में बेसिकली वो डेटा होता है जो प्रोसेस अभी चल रही है, जो प्रोसेस अभी चल रही है वो डेटा होता है रैम में। जैसे मैं आपको बता दूं, आप फोन चला रहे हैं, फोन जैसे आप फोन में कुछ भी चला रहे हैं, कोई भी फॉर्म फिल कर रहे हैं, कोई भी गैलरी वगैरह कुछ भी कर रहे हैं, आपका फोन अगर सडन बंद हो जाता है, जब आप उसे ऑन करते हो तो आपका वो डेटा लॉस्ट हो जाता है। जितना सेव हो चुका होता है सिर्फ वही मिलता है, जो करंट टाइम प्रोसेसिंग में है वो आपका चला जाता है। जैसे अगर आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हो, सडन आपका फोन बंद हो गया, जब ऑन करोगे तो जो सेव हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है, वो तो ठीक है, पर जो अभी प्रोसेसिंग में था, जितनी आपने डिटेल एंटर की थी वो सब चली गई। वही होती है आपकी रैम, प्रोसेसिंग के टाइम का डेटा सेव करके रखती है। और प्रोसेसिंग जब चल रही है तब तक, जब तक सिस्टम ऑन है तब तक तो वो डेटा है, और जब तक सिस्टम जैसे लाइट जाती है वो डेटा आपका लॉस्ट हो जाता है। पर प्रोसेसिंग के बाद जो डेटा होता है वो सेव होता है रोम में। जैसे जितने डेटा की प्रोसेसिंग हो चुकी है वो सेव हो जाता है रोम में, और आपने देखा होगा जो डेटा सेव होता है वो कभी भी अपने आप से नहीं जाता है। इसीलिए कहते हैं कि रोम आपकी परमानेंट डेटा स्टोर करती है, सिस्टम बंद हो जाए तब भी कभी डेटा लॉस्ट नहीं होता, और रैम टेम्परेरी आपका सेव करती है। इसीलिए रैम को कहा जाता है वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मतलब जो अस्थायी होते हैं, जो कि फिक्स नहीं रहते, और रोम होती है नॉन वॉलेटाइल। क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पर कौन सी मेमोरी टेम्परेरी सेव करती है? वो सेव करती है रैम, ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। चलिए चलते हैं अगले टॉपिक, अगले क्वेश्चन पर। Which type of printer uses powered link to create images on paper? किस प्रकार का प्रिंटर कागज पर चित्र बनाने के लिए पाउडर का उपयोग करता है? तो मैंने सबसे पहले आपको ये बता दूं कि प्रिंटर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक तो होते हैं आपके इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, और दूसरे होते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। आपने बहुत सुना होगा, ठीक है। और इन इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट में बहुत तरीके के आते हैं, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आप इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट समझोगे तो बेसिकली इम्पैक्ट प्रिंटर आपके वो थे जो पहले यूज हुआ करते थे, जैसे टाइपराइटर वाली मशीन, डेजी बील, डॉट मैट्रिक्स, वो सब आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते हैं। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर मतलब इंकजेट, लेजर, थर्मल, ये सब क्या है? नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें से कौन सा प्रिंटर पाउडर का यूज करता है कागज पर प्रिंट बनाने के लिए? तो इंकजेट, लेजर, डॉट मैट्रिक्स और थर्मल। तो डॉट मैट्रिक्स तो इम्पैक्ट का हो गया, ये तो देखिए बिल्कुल गलत है। थर्मल भी नहीं है, इंकजेट भी नहीं है, इसका सही आंसर है लेजर। लेजर क्या यूज करता है कागज पर चित्र बनाने के लिए? पाउडर, किसका? पाउडर वाली स्याही का यूज करता है, पाउडर वाली स्याही का, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है हमारा 23rd। व्हाट डज यूएसबी स्टैंड फॉर? यूएसबी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखिए, यूएसबी बेसिकली क्या है? एक किसका टाइप है? यूएसबी मेमोरी का टाइप है, ठीक है। तो यूएसबी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिवर्सल सीरियल बस, अल्ट्रा स्पीड डेटा बफर, यूनिंटरप्टेड सिस्टम बैकअप और यूनाइटेड स्टेट ऑफ बेल्जियम। तो यहाँ पर कंप्यूटर की बात हो रही है, तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है यूनिवर्सल सीरियल बस, ऑप्शन नंबर ए, यूनिवर्सल सीरियल बस, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। विच डिवाइस इज यूज्ड टू इनपुट ड्राइंग्स और स्केचेज इनटू अ कंप्यूटर? कंप्यूटर में चित्र या रेखा चित्र इनपुट करने के लिए किस उपकरण का यूज किया जाता है? कंप्यूटर में चित्र मतलब कि डिजाइनिंग और इमेजेस को एंटर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? अब मैं आपको बता दूं ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक कंप्यूटर है और इसमें आप डायरेक्ट उसके अंदर आप डिजाइनिंग बनाओ, डायरेक्ट, जैसे हम लोग पेंट पर बनाते हैं माउस वाउस की मदद से, ये वो नहीं, एक ऐसा कंप्यूटर हो जो कि सिर्फ और सिर्फ इमेजेस वगैरह बनाने के लिए होता हो। तो वो कौन से कंप्यूटर होते हैं, मतलब वहां पर कौन सा उपकरण का यूज किया जाता है? तो देखिए, पहला है हमारे पास स्कैनर। स्कैनर क्या होता है? स्कैनर तो बाहर के डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अंदर डालता है, नहीं, ये तो डायरेक्ट बनाने की बात कर रहा है।
दूसरा प्रिंटर, प्रिंटर भी नहीं, क्योंकि ये भी क्या करता है, प्रिंट करता है डॉक्यूमेंट को, अंदर जो डेटा उसको प्रिंट करके बाहर निकालता है। तीसरा मॉनिटर, ये भी नहीं है, क्योंकि ये तो डेटा को विजुअली आपको डिस्प्ले करता है। चौथा है ग्राफिक टैबलेट, तो इसका सही आंसर है ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट पर आप कोई भी ड्राइंग डायरेक्टली बना सकते हो, स्केच आप डायरेक्टली तैयार कर सकते हो। आप देखते होंगे जो आर्टिस्ट होते हैं वो ग्राफिक टैबलेट पर आपको वही कलर मिलते हैं, वही पेंसिल, सब कुछ मिलता है। आप वो पेंसिल जो आपको मिलती है उसकी वजह से, जैसे हम कॉपी पर डायरेक्ट ऐसे बना रहे हैं ना, ये हम यहाँ पर कोई ड्राइंग बना रहे हैं, ऐसे ही वो टैबलेट पर आपको बाहर से पेन पेंसिल मिलेगी, उससे आप डायरेक्टली बना सकते हो। वहीं आपको कलर मिलेंगे, वो सब आप कलर से फिल कर सकते हो जैसे आप कॉपी पर करते हो, ठीक है। तो वो होती है ग्राफिक टैबलेट। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच कंप्यूटर कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग एंड एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन? कौन सा कंप्यूटर घटक निर्देशों को संसाधित और निष्पादित करने के लिए जिम्मेदार है? मतलब डेटा को, कंप्यूटर में जो डेटा है उसको प्रोसेस और एग्जीक्यूट करने का काम किसका है? यह मैं अभी थोड़ी देर पहले बता चुकी हूं कि हमारे एक ह्यूमन बॉडी में जो भी कैलकुलेशन होती है, जो भी प्रोसेसिंग होती है, वो होती है सब ब्रेन से। तो इसका मतलब कंप्यूटर में जितनी भी प्रोसेसिंग और कैलकुलेशंस हो रही है वो सब कहाँ से होंगी? कंप्यूटर के ब्रेन से। और कंप्यूटर का ब्रेन क्या है? सीपीयू। ठीक, तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, ये क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, इन पे इतना टाइम देने की जरूरत है नहीं। मॉनिटर आप पता है आपको नहीं है, ये डेटा डिस्प्ले कराता है। रैम मेमोरी है, ये भी नहीं हो सकती। कीबोर्ड भी डेटा एंटर करने के लिए इनपुट डिवाइस, ये भी नहीं हो सकता। तो ये है सीपीयू। सीपीयू का काम होता है प्रोसेसिंग कराना, डेटा को कैलकुलेट करके एग्जीक्यूट करवाना। क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ यूपीएस? यूपीएस के फुल फॉर्म होती है यूनिनटरप्टेबल पावर सप्लाई। पहले तो आप ये चीज नोट कर लें, यूपीएस की फुल फॉर्म होती है यूनिनटरप्टेबल पावर सप्लाई। अब ये पूछ रहा है कि सीपीयू का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? और यूनिनटरप्टेबल पावर सप्लाई को हिंदी में कहते हैं अबाधित विद्युत आपूर्ति। इसका मतलब क्या हो सकता है कि जब भी आपके पास लाइट नहीं है तो आपको पावर सप्लाई करने का मतलब ये क्या करता है, पावर का बैकअप बना के रखता है। विद्युत आपूर्ति आपको ये तब करता है जब आपके पास विद्युत नहीं है। इसका मतलब ये हो सकता है, जैसे अगर आपका कोई कंप्यूटर है, ठीक है, और अभी आप कंप्यूटर पर काम कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कंप्यूटर आपका डायरेक्ट किससे चल रहा है? लाइट से चल रहा है ना, उसे हम कह सकते हैं विद्युत हिंदी में। लाइट से चल रहा है आपका कंप्यूटर, और सडन ऐसा हो जाता है कि आपकी लाइट चली जाती है। अब आपका कंप्यूटर जैसे लाइट जाएगा वैसे कंप्यूटर आपका बंद हो जाएगा। फिर अगर आप जो काम कर रहे हो सडन अगर लाइट चली जाए तो वो हमारा डेटा कितना लॉस हो जाता है। आप जानते हो जो प्रोसेसिंग में डेटा होता है वो रैम में सेव होता है, वो कभी जब भी आपकी लाइट जाती है डेटा अपने आप लॉस्ट हो जाता है। तो उस टाइम पर हमारे सिस्टम में कोई ऐसा बैकअप हो जो हमारे सिस्टम को थोड़ी देर ऑन करके रखे, वो काम करता है यूपीएस। क्या करता है? आपके डेटा को लाइट का बैकअप देता है, लाइट का एक बैकअप बना के रखता है ताकि सडन अगर आपकी लाइट चली जाती है तो आपके सिस्टम को थोड़ी देर वो पावर दे सके। ठीक है, तो देख लेते हैं ऑप्शन। टू प्रोवाइड एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस, ये तो आप समझ गए, ये नहीं हो सकता है, स्टोरेज स्पेस का काम नहीं इसका। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर आउटेज, टू इंक्रीज इंटरनेट स्पीड, ये भी नहीं हो सकता। टू स्कैन डॉक्यूमेंट, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर ये है टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट पावर आउटेज। पावर जैसे ही आपकी आउटेज हो जाती, पावर आपका चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, थोड़ी देर के लिए आपको पावर प्रोवाइड कराना जिससे आप अपनी फाइल्स वगैरह को सेव कर सकें। यही काम होता है यूपीएस का। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड कीबोर्ड लेआउट यूज्ड इन मोस्ट कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स? संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अधिकांश देशों में उपयोग किया जाने वाला मानक कीबोर्ड लेआउट क्या है? ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि कीबोर्ड का कौन सा लेआउट ज्यादातर देशों इंक्लूडिंग संयुक्त राज्य अमेरिका में यूज किया जाता है। बेसिकली आपने देखा होगा ये इस तरीके से बात कर रहा है जैसे कि ये कीबोर्ड है। अब इस कीबोर्ड में जो कीज हैं वो कीज का कौन सा लेआउट ज्यादातर देशों में और हर जगह आसपास पाया जाता है? सबसे पहला लेआउट ये कह रहा है कि जिसकी ऊपर वाली जो रो होती है अल्फाबेटिकल वाली, वो इस तरीके से शुरू हो, QWERTYPIOUP, जो इस तरीके से होती है, ये कह रहा है वो वाली, या फिर अभी ये कह रहा है, या फिर आपकी ये वाली ज्यादातर यूज होती है, आपको मैं दूसरी बता देती हूँ, या फिर आपकी ये वाली ज्यादा यूज होती है जिसमें जो ऐसे शुरू होती है AZERTY, या फिर DVORK ये स्टार्ट होती पहली रो, या फिर QWERTZ ये स्टार्ट होती है। कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो हमेशा ऐसे ही डिसाइड किया जाता है कि कौन सा लेआउट है जिसकी हमेशा
ऊपर की जो अल्फाबेटिकल जो रो होती है ना, वो पहली रो किस तरीके से स्टार्ट है वही उसका लेआउट बन जाता है, क्योंकि कीबोर्ड का लेआउट तब बदलता है उसकी सबसे ऊपर वाली जो अल्फाबेटिकल रो है वो बदल दी जाती है। अब ये डिपेंड करता है कि आपने ज्यादातर कौन सा लेआउट देखा है, आपने अपने इंस्टीट्यूट, कोचिंग, कॉलेजेस में कौन सा लेआउट ज्यादातर देखा है या फिर यूज किया है। तो बेसिकली इसका जो सही आंसर है वो है आंसर ए, QWERTY। ये जो आपका है ना लेआउट, यही लेआउट ज्यादातर जगह यूज किया जाता है। आप अपने कीबोर्ड में आज देखिएगा ध्यान से, तो आपको अपना कीबोर्ड जो है वो QWERTY से उसकी पहली रो स्टार्ट होगी। इसी तरीके कीबोर्ड ज्यादातर यूज किए जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस हैज नो मूविंग पार्ट्स एंड इज फास्टर देन ट्रेडिशनल हार्ड ड्राइव। ये कह रहा है किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस में कोई हिलने वाला भाग नहीं होता है, मतलब मूव होने वाला कोई पार्ट नहीं होता, और ये पारंपरिक हार्ड ड्राइव की तुलना में तेज होता है। कौन सा ऐसा स्टोरेज डिवाइस है, स्टोरेज डिवाइस जिसमें डेटा स्टोर करते हैं और जिन्हें हम कह सकते हैं SSD, DVD, हार्ड डिस्क, SSD, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस है। तो कौन से ऐसी स्टोरेज डिवाइस है जो कि हार्ड ड्राइव से फास्ट भी है, हार्ड डिस्क से, साथ ही साथ उसमें अंदर कोई भी मूविंग पार्ट नहीं है। जैसे हार्ड ड्राइव वगैरह ये जो भी ड्राइव्स होती है बराबर ही उनमें एक मूविंग पार्ट होता है, मूव होता रहता है बराबर, पर उसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, फिर वो हार्ड डिस्क से ज्यादा आपकी फास्ट होती है। तो देख लेते हैं सबसे पहले CD रोम, ये तो देखिए नहीं है, CD रोम नहीं है। दूसरा फ्लॉपी डिस्क, ये भी नहीं है। तीसरी हो गई आपकी SSD, चौथी हो गई DVD-RW, ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव, जिसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता है और ये हार्ड डिस्क से फास्टर होती है। चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ग्राफिक्स कार्ड इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में ग्राफिक्स कार्ड का उद्देश्य क्या होता है। कंप्यूटर में ग्राफिक कार्ड होते हैं अंदर, तो उन ग्राफिक कार्ड का उद्देश्य क्या होता है, वो क्यों होता है कंप्यूटर में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले टू स्टोर फाइल एंड डॉक्यूमेंट्स, फाइल एंड डॉक्यूमेंट को स्टोर करने के लिए नहीं भाई, उसके लिए तो मेमोरी कार्ड्स बने होते हैं, उसके लिए मेमोरी हम यूज करते हैं, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं। टू प्रोसेस एंड रेंडर इमेजेस एंड वीडियोस, अगला है टू कनेक्ट टू इंटरनेट, नहीं, इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए ये नहीं होता है। अगला टू प्रिंट डॉक्यूमेंट, नहीं, इसके लिए भी प्रिंटर होता है। तो इसका सही आंसर है कि ग्राफिक, आप जानते हो ग्राफिक वर्ड हम बार बार अभी पढ़ते जा रहे हैं, ग्राफिक का मतलब इमेजेस, वीडियोस। तो अगर ग्राफिक कार्ड है तो सिंपल सी बात है कुछ ग्राफिकल यूज के लिए होगी। तो कंप्यूटर में जो इमेजेस होती हैं, वीडियोस होती हैं, उनको प्रोसेस और उनका रेंडर करने के लिए होते हैं ग्राफिक कार्ड्स। क्लियर। चलिए अब देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। इनमें से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है। मैम भी आपको बहुत सारी मेमोरीज बता दी हैं और मेमोरीज का आप ट्यूटोरियल जरूर देखें। पहले देखिए मैं आपको बता देती हूँ कि जब आप ये बेस क्लियर करेंगे ना तब आपके लिए ये सारी चीजें एकदम हलवा हो जाती हैं। CCC में बस आप अपना पूरा स्टार्टिंग से पूरा अपना बेस क्लियर करके रखिए, उसके बाद बस आपको पेपर के टाइम एग्जाम में जब आप बैठे हैं तो अपना माइंड फ्रेश करके बिल्कुल भी हड़बड़ाना नहीं होता है और हर एक क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ना होता है। ये एक चीज क्लियर होती है कि जब आप किसी क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार जब पढ़ेंगे रिपीट एंड रिपीट, तो आपको 3 बार पढ़ने में ही उसका आधा जवाब मिल जाता है। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनको अगर आपने 2 से 3 बार पढ़ लिया तो आपका जवाब उसी क्वेश्चन में मिल जाता है। और ये सच्चाई है, जब आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे ना आपके सामने आंसर होगा। 7 क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, उसके बाद चारों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, भले आपको आंसर पहले ऑप्शन में मिल जाए पर आपको पढ़ने सारे। ठीक है, चलिए तो कौन सा एक प्रकार नहीं है, रोम, रैम, CPU और कैश। तो मैंने अभी आपको बताया कि रैम तो मेमोरी है, रोम मेमोरी है, रैम मेमोरी है, कैश भी एक मेमोरी है, पर CPU एक मेमोरी नहीं है। CPU मेमोरी नहीं है, बल्कि CPU के अंदर मेमोरीज आती हैं, CPU के पार्ट है मेमोरीज। ठीक है, CPU क्या है, एक प्रोसेसिंग, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन। What does the term URL stand for in the context of web address? वेब पतों के संदर्भ में URL शब्द का क्या अर्थ है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है तो आंसर इसका आपको पता होगा। यूनिवर्सल रिसोर्स लिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनाइटेड रिसोर्स लिंक और यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक। तो इसका सही जो आंसर है वो है बी, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं तो उनका आंसर हमें पहले से पता होता है। फिलहाल कोई बात नहीं, इससे हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ सर्च इंजन। सर्च इंजन का पर्पस क्या होता है, सर्च इंजन किस लिए बनाए गए। देखिए इनका नाम ऐसा है सर्च इंजन, मतलब सर्च करने के लिए कोई इंजन। ठीक है, इंजन मतलब कोई मशीन जो आपको सर्च करवाता है कुछ भी। किस पे सर्च करवाता है, इंटरनेट पे सर्च करने के लिए।
ठीक है, तो देखिए इसका हम ऑप्शंस देख लेते हैं सारे। टू सेंड ईमेल्स, नहीं भाई ईमेल सेंड करने के लिए नहीं होता है। टू क्रिएट स्प्रेडशीट, ये भी गलत है। टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट, टू एडिट फोटोज, फोटो एडिट करने के लिए नहीं। इसका सही आंसर आपके सामने सी वाला, टू फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट। सर्च इंजन अगर कोई पूछ दे कि सर्च इंजन कौन से, जैसे एग्जाम्पल अगर आपको एक दो पूछ दे तो आप कह देना कि सर्च इंजन गूगल एक सर्च इंजन है। दूसरा अगर पूछ दे तो आप बिंग बता देना, बिंग एक सर्च इंजन है। तीसरा अगर कोई पूछ दे तो आप याहू बता देना, ठीक है। चौथा अगर कोई पूछ दे तो आप यहाँ पे शैडोफैक्स बता देना। और भी इसी तरीके से आपके सामने, जैसे कि बैदू, ठीक है, ये भी सर्च इंजन है। आगे और आपको बता देते हैं chacha.com, ये भी एक सर्च इंजन है। इस तरीके के बहुत सारे सर्च इंजन होते हैं, ठीक है। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे 6 सर्च इंजन बता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और what is the term for the practice of sending fraudulent emails in an attempt to trick recipients into revealing sensitive information? ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? संवेदनशील जानकारी प्रकट करने के लिए प्राप्तकर्ताओं को धोखा देने के प्रयास में धोखाधड़ी करने वाली ईमेल की प्रथा को क्या कहा जाता है? ये बेसिकली क्वेश्चन का मतलब ये है, कई बार आपको स्पैम मेल्स आते हैं, आप देखते हो बहुत बार स्पैम मेल्स होते हैं, जिनको हम क्या करते हैं अपने फोन में अगर हम स्पैम फिल्टर लगा देते हैं तो वो स्पैम मेल जो आते हैं उनको हमारा जो सिस्टम है, जो नेटवर्क है, वो आइडेंटिफाई करके अपने आप उनको ब्लॉक कर देता है। वो स्पैम मेल जो भेजे जाते हैं उसकी प्रथा को क्या कहा जाता है? ठीक है, स्पैम मेल भेजे किस लिए जाते हैं? आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को लेने के लिए आप मेल भेजे जाएंगे, उस पर लिखा होगा इस लिंक पर क्लिक करें, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिलेगा। हम लोग ध्यान नहीं देते, कई बार लिंक पर क्लिक करते, जैसे लिंक पर क्लिक करते तो हमारा डेटा अपने आप से वो लोग हैक करना शुरू कर देते हैं। स्पैम मेल्स का काम ही यही होता है, आपकी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को निकालना। तो उस प्रथा को क्या कहा जाता है? हैकिंग, स्पैमिंग, फिशिंग, स्पूफिंग। तो मैं आपको बता दूं, इसका सही आंसर है फिशिंग। जो आपको स्पैम मेल आते हैं ना, स्पैम मेल करने की जो प्रथा होती है, जो एक पूरी प्रोसेस होती है, उस प्रोसेस का नाम है फिशिंग। क्या नाम है? फिशिंग। जैसे हैक करने को हैकिंग कहते हैं, स्पैम करने को स्पैम कहते हैं। ऐसे जो मेल भेज के आपकी जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है उसको निकालने के लिए, उसको हम कहते हैं फिशिंग। ठीक है, अलग अलग नाम रखे गए हैं, अलग अलग धोखाधड़ी के अलग अलग नाम है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। व्हाट डज HTTP स्टैंड फॉर इन द वेबसाइट एड्रेसेस? वेबसाइट के पतों में HTTP का क्या अर्थ है? मैं पहले आपको बता दूं कि HTTP होता है एक प्रोटोकॉल। बड़े सारे प्रोटोकॉल होते हैं, उसमें एक HTTP है। अगर आपसे कोई प्रोटोकॉल पूछ दे तो आप उसको बता देना कि प्रोटोकॉल का मतलब होता है सेट ऑफ रूल्स। क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स, नियमों का जो समूह होता है। अब नियम कौन से? इंटरनेट पर क्या होता है, जब भी जो भी डेटा वगैरह शेयर होता है, इधर से उधर डेटा जब ट्रांसफर होता है तो उसमें भी कुछ नियम निर्देश होते हैं, कुछ कानून होते हैं, उनको हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। हर एक नियम का अपनी अपनी जगह पर यूज है। तो ऐसे एक HTTP भी होता है प्रोटोकॉल। उसकी फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाईटेक टेक्स्ट प्लेटफॉर्म, हाइपरलिंक ट्रांसफर प्रोसेस और हाइपर स्पीड टेक्स्ट प्रोटोकॉल। तो इसका सही आंसर आपका ए है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे और भी प्रोटोकॉल्स होते हैं जैसे कि FTP, SMTP, IP, TCP, ये सारे भी प्रोटोकॉल्स हैं। चलिए अगला देखते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ अ कैप्चा? कैप्चा का उद्देश्य क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आपको मैं बता देती हूँ कैप्चा क्या होता है। जब भी हम किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं तो आपने देखा होगा कि हम अपना यूजर ID पासवर्ड डाल देते हैं ना, उसके बाद भी एक नीचे कैप्चा दिया होता है। कैप्चा में मतलब कुछ इस तरीके का लिखा हुआ दे सकता है, जैसे देखो यहाँ पर ऐसे लिखा होता है A, फिर ऐसे 1 लिखा होता है, फिर यहाँ पर B, फिर यहाँ पर मान लिया Z लिखा हुआ, फिर यहाँ पे लिखा 4, ऐसे F लिखा हुआ। अब आपको ये जो है ये आपको सीक्वेंस में उसमें एंटर करना होता है। नीचे आपको बॉक्स दिया होता है, जो भी स्मॉल है उसको स्मॉल, कैपिटल है कैपिटल। कैप्चा थोड़ा सा टफ तरीके से दिया जाता है, एकदम ऐसे सीधा नहीं लिखा होता है, या तो इस तरीके से लिखा होगा या फिर उसका फॉन्ट कुछ ऐसे तिरछा करके ऐसे जा रहा होगा कि आपको ऐसे करके A लिख दिया, फिर ऐसे आपको ऐसे करके 1 लिख दिया, मतलब आप उसको थोड़ा सा मुश्किल से पहचाने। तो वो कैप्चा का मतलब होता क्या है? और कैप्चा हमेशा बदलता रहता है। कैप्चा ऐसा नहीं कि किसी को बताना नहीं चाहिए, कैप्चा आपको खुद ही साइट की तरफ से मिलता है और आप जब ID पासवर्ड डालते हो तो आप वो कैप्चा वहां पर एंटर कर दो। वो आपको याद करना नहीं होता, हर बार चेंज होता है। तो उसका मतलब क्या होता है? जब हम ID पासवर्ड डाल रहे हैं तो हमें कैप्चा क्यों डालना है? तो ये क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं इसका आंसर। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए। टू आइडेंटिफाई फॉन्ट, फॉन्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। तीसरा, टू वेरीफाई दैट द यूजर इज ह्यूमन। चौथा, टू इंप्रूव वेबसाइट डिजाइन।
वेबसाइट डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए नहीं भाई, वेबसाइट डिजाइन को इंप्रूव करने के लिए कैप्चा क्यों बनाया जाएगा, उसके लिए तो और भी मेथड्स हैं। फिर उसके बाद टू आइडेंटिफाई फॉन्ट, फॉन्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं जी। टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वायरस, वायरस के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं, उसके लिए एंटीवायरस बने हुए हैं। तो इसका सही आंसर ये होता है टू वेरीफाई दैट द यूजर इज ह्यूमन। कैप्चा का मतलब ये होता है ये वेरीफाई करना कि यूजर जो है वो ह्यूमन है, क्योंकि आईडी पासवर्ड तो मान लिया आपके सिस्टम में ऑलरेडी आपने सेव करके रखा है, तो वो तो कोई भी एआई भी अपना आराम से एंटर कर लेगा, कोई भी प्रोसेस कर सकता है, वो आपका जहां सेव है वहां से पिक हो जाएगा। पर कैप्चा कोई पर्सन उसको देख के तब डालेगा, उसमें दिमाग लगाएगा, देखेगा सामने क्या लिखा हुआ है। तो ये वेरीफाई करने के लिए होता है कि जो यूजर है लॉगिन पासवर्ड कर रहा है ये कोई और नहीं है कि आपके घर में कोई पेट है, ये है, वो है, क्लिक कर दिया, ऐसा कुछ भी। तो कैप्चा देख के एंटर किया जाएगा, उसमें धोखा तो होगा नहीं, उसे ध्यान से देख के एंटर किया जाता है, वो आपका सेव्ड भी नहीं होता है कभी भी। तो ये वेरीफाई करने के लिए कि यूजर जो है अगला वो ह्यूमन है, वही आपका लॉगिन कर रहा है। अगला क्वेश्चन, What is the term for the practice of illegally copying and distributing software, music or other digital content? सॉफ्टवेयर, संगीत या अन्य डिजिटल सामग्री की अवैध रूप से प्रतिलिपि बनाने और वितरित करने की प्रथा को क्या कहा जाता है? ये एक देखिए, एक ऐसा भी आपके पास टर्म है जिसमें क्या किया जाता है, सॉफ्टवेयर, संगीत और अलग से जो डिजिटल सामग्री होती है उनकी एक अलग से कॉपी बनाई जाती है और उसको क्या किया जाता है, प्रतिलिपि बनाने के बाद में उनको वितरित मतलब लोगों को बांटा जाता है। उस प्रथा को क्या कहा जाता है? अब सॉफ्टवेयर मान लिया आपका कोई चीज आप यूज कर रहे हो, उसका एक कॉपी बना दी। आपकी इमेजेस हैं, उन इमेजेस का गलत यूज करके उनकी एक कॉपी बना दी। आपने देखा होगा, काफी बार सुना होगा कि लड़कियों की फोटो हैं या कुछ भी हैं, उन फोटो को वो लोग हैक करके डेटा को लेके उसको गलत तरीके से यूज करते हैं, फेस दिखा दिया और बाकी कुछ और उसमें लगा दिया। तो इस तरीके की जो बनाई जाती है उस पूरी टेक्निक को क्या कहते हैं? जैसे अभी बात थी ना कि गलत तरीके से मेल भेजना, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालना, उसको हम कहते हैं फिशिंग। इसी तरीके से जो आपके सॉफ्टवेयर हो गए या फिर जो आपके म्यूजिक्स हो गए या फिर जो आपकी इमेजेस हो गई, उनका गलत यूज करना, लोगों को बेचना, इन प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो देखिए जो पहला ऑप्शन है इसमें वो है प्लेगरिज्म, दूसरा है हैकिंग, तीसरा है पायरेसी और चौथा है एन्क्रिप्शन। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका पायरेसी। पायरेसी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई भी सॉफ्टवेयर या म्यूजिक या फिर डिजिटल इमेजेस वगैरह को कॉपी करके उसे बेचा जाता है या प्रोवाइड कराया जाता है। चलिए अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं अब हम। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज www स्टैंड फॉर इन द वेबसाइट एड्रेसिंग। वेबसाइट एड्रेसिंग में www का क्या मतलब है? अब सबसे पहले ये क्यों कह रहा है कि वेबसाइट एड्रेसिंग? इसलिए क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है जैसे www.google.com, ठीक है, इस तरीके से होता है वेबसाइट का एड्रेस। तो एड्रेसिंग में वैसे www जो मेंशन होता है इसका मतलब क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ड ऑफ वंडर्स एंड वेयर्स, वेब वर्ड वंडर्स एंड वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, वर्ल्ड वाइड वेब। www की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था इसे बनाया है टिम बर्नर्स-ली ने 1989 में। चलिए अगला क्वेश्चन, which of the following is a reliable way to backup important files? निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण फाइलों को बैकअप लेने का विश्वसनीय मतलब रिलायबल तरीका है? अगर आप अपनी फाइल्स का बैकअप लेना चाहते हैं तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है? सबसे पहला ऑप्शन है राइट देम डाउन ऑन पेपर। उनको एक पेपर पर राइट डाउन करना, नहीं ये तो बहुत टाइम टेकिंग है, ये तो देखिए नहीं पॉसिबल है, तो ये तो हो गया गलत। सेव देम ऑन द डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे सेव करना बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी फाइल को कभी भी इंपॉर्टेंट फाइल को डेस्कटॉप पर सेव करके ना रखें। डेस्कटॉप होता है सी ड्राइव में, और जब भी आपका डेटा अगर कभी फॉर्मेट हो जाए या आपका अगर डेटा लॉस्ट हो तो सबसे पहले आपकी जो सी ड्राइव होती है वो सबसे पहले आपकी फॉर्मेट होती है। तो डेस्कटॉप का डेटा आपका कभी भी नहीं रहता है। उसके बाद यूज एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज, और चौथा डिलीट देम टू सेव स्पेस। स्पेस सेव करने के लिए उनको डिलीट कर दो, और अगर डिलीट करना होगा तो फिर उनको हम बैकअप क्यों लेंगे? तो ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका है यूज एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव और क्लाउड स्टोरेज। या तो आप कोई एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव ले लो, उसमें डेटा करके उसको अलग रख दो यूज, या उसके बाद में सबसे अच्छा तरीका और सस्ता और फ्री तरीका है कि आप उसका क्लाउड पर स्टोरेज रख लो। जैसे हम अपने इमेज वगैरह का गूगल फोटोज पे बैकअप लेके रखते हैं गूगल ड्राइव पर, इसी तरीके से आप अपने इंपॉर्टेंट फाइल्स का हमेशा बैकअप लेके रखें क्लाउड स्टोरेज पर, सबसे अच्छा तरीका है वो।
ठीक है, उसे आप कहीं भी आसानी से एक्सेस कर सकते हैं, आपका डेटा कभी लॉस्ट नहीं होगा। उसके बाद व्हाट इज द पर्पज ऑफ एन ईमेल स्पैम फिल्टर। ईमेल में स्पैम फिल्टर का उद्देश्य क्या है? मैं थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया था कि हम ईमेल में स्पैम फिल्टर का यूज करते हैं, जिससे हमारी जो भी स्पैम मेल्स आते हैं वो ऑटोमेटिकली ब्लॉक हो जाते हैं, ठीक है, और हमें कभी वो इनबॉक्स में शो नहीं होते हैं। हम अगर उन्हें देखना चाहें तो हम देख सकते हैं। तो यही पूछ रहा है कि ईमेल फिल्टर का उद्देश्य क्या है मेल में। चलिए अब देख लेते हैं इसके ऑप्शंस। टू सेंड स्पैम ईमेल्स, स्पैम ईमेल सेंड करना नहीं। टू ऑर्गेनाइज ईमेल इनटू फोल्डर, फोल्डर में ईमेल्स को ऑर्गेनाइज करना नहीं। टू ऑटोमेटिकली ब्लॉक अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, और चौथा टू क्रिएट न्यू ईमेल एड्रेस, ये भी गलत है। सही आंसर आपके सामने बहुत इजी है, टू ऑटोमेटिकली ब्लॉक अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स। जो आपके ऐसे ईमेल्स हैं जो अनसॉलिसिटेड हैं, जो आपको अनवांटेड हैं, जो आपको नहीं चाहिए, वो ईमेल्स को क्या करेंगे, ब्लॉक करके आपका उन ईमेल को आपके सामने वो शो नहीं कराएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट योर कंप्यूटर फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। फिर वही क्वेश्चन है, आपके कंप्यूटर को वायरस और मालवेयर से बचाने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? फायरवॉल, वेब ब्राउजर, एंटीवायरस, ईमेल क्लाइंट। सही आंसर आपके सामने है एंटीवायरस। एंटीवायरस का यूज किया जाता है सिस्टम को मालवेयर और वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट डज आईएसपी स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेट सर्विसेज। इंटरनेट सेवाओं के संदर्भ में आईएसपी का क्या अर्थ है? आपने आईएसपी सुना होगा कई बार, आपकी बुक में भी आईएसपी लिखा होगा, पर आईएसपी का मतलब क्या होता है पहले इसकी फुल फॉर्म ही जान लेते हैं, फिर आगे समझते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेशनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्च प्रोवाइडर। तो इसका जो सही आंसर है वो है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और आपकी बुक में जो फुल फॉर्म्स दी गई हैं उनको आप अच्छे से याद कर लें, पेपर देने जाते टाइम कुछ फुल फॉर्म्स जरूर पूछी जाती हैं, वो फुल फॉर्म आपकी अच्छे से तैयार होनी चाहिए। जो चीज मैं पहले से बताई आएंगी तो वो भी याद करना बहुत जरूरी है, जैसे इसकी फुल फॉर्म, लिब्रे ऑफिस वगैरह के शॉर्टकट्स, ये सारी चीजें, ठीक है। तो देखिए आईएसपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब आईएसपी होते क्या है, देखिए इसका नाम ऐसे है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवाते हो वो क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। अब मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन से होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जैसे कि बीएसएनएल, जैसे कि जियो, ठीक है, जैसे एयरटेल, ये सब क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। क्योंकि इंटरनेट तो है, अर्पानेट है हमारे पास इंटरनेट, लेकिन आपको इंटरनेट की सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है, इंटरनेट की सर्विस आपको कौन देता है? तो आपके जो आईएसपीज हैं, जो नेटवर्क आप यूज कर रहे हो, वो आपके लिए आपके आईएसपी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज अ वेब ब्राउजर होम पेज। वेब ब्राउजर का होम पेज क्या होता है? आपने सुना होगा अक्सर कि आपको होम पेज, आपको ऐसी चीज होम पेज पे मिल जाएगी, आप होम पेज पर देख लीजिए। तो वो होम पेज किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए, द फर्स्ट पेज यू सी व्हेन यू ओपन द ब्राउजर, अ पेज वेयर यू कैन बाय न्यू ब्राउजर्स, अ पेज दैट अपीयर्स व्हेन यू क्लोज द ब्राउजर, अ पेज दैट लिस्ट आर योर बुकमार्क्स। सबसे पहला, द फर्स्ट पेज यू सी व्हेन यू ओपन द ब्राउजर, जब आप कोई ब्राउजर ओपन करते हो तो सबसे पहला जो पेज है उसे होम पेज कहते हैं। दूसरा, A page where you can buy new web browsers, एक ऐसा पेज जहां पर आप नए वेब ब्राउजर्स को बाय कर सकते हो, खरीद सकते हो। A page that appears when you close the browser, जब आप ब्राउजर को क्लोज कर रहे हो तो जो लास्ट वाला पेज है क्लोज करते टाइम उसे होम पेज कहते हैं। या फिर a page that list all your bookmark, या फिर वो पेज जिसपे आपके सारे बुकमार्क्स लिस्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर है ए, द फर्स्ट पेज यू सी व्हेन यू ओपन द ब्राउजर। जब भी आप कोई ब्राउजर ओपन करते हो, जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो उसका जो सबसे पहला वाला पेज होता है उसको कहते हैं होम पेज। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहा जाता है, और ऑप्शन में दिया होता है होम पेज, मेन पेज, बोथ, नन ऑफ दीज। ज्यादातर लोग बोथ लगा के आ जाते हैं, होम पेज, मेन पेज, बोथ। कई लोग उसको मेन पेज लगा देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि वहां पर फर्स्ट पेज लिखा होता है, तो वहां पर लोग फर्स्ट पेज लगाते हैं। तो आपको याद रखना है कि उसे हमेशा होम पेज कहते हैं। चलिए, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग ईमेल्स। ईमेल भेजने और प्राप्त करने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया कई सारे प्रोटोकॉल होते हैं, सबका अपना अलग अलग काम है। तो वहां पर ईमेल में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? HTML, FTP। देखिए HTML तो प्रोटोकॉल ही नहीं है, जिसके लास्ट में P लगा होगा वही प्रोटोकॉल है। अभी
जो प्रोटोकॉल था HTTP, वो है प्रोटोकॉल, HTML नहीं है। FTP प्रोटोकॉल है, पर ये प्रोटोकॉल किस लिए होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसका नाम है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये तो ईमेल के लिए नहीं हुआ। SMTP और HTTP तो नहीं है, क्योंकि ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब आप इंटरनेट पर कुछ भी सर्च करते हो तब वहां पर आपका ये प्रोटोकॉल होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो आपका बचा SMTP। SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसीलिए आपका जो मेल में जो यूज होता है वो होता है SMTP। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द बुकमार्क इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वेब? वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क क्या है? वेब ब्राउजिंग के संदर्भ में बुकमार्क क्या होता है? कई बार हम लोग बुकमार्क बनाते हैं। आपने देखा होगा कि हम अपने नॉर्मल, जब हम छोटे थे, छोटे से लेके बड़े तक, हम आज भी बुकमार्क्स बनाते हैं। छोटे थे तब हम क्या करते थे, अपनी कॉपी में एक बेसिकली क्या करते, कुछ डिजाइनिंग करके रख देते थे ऐसा। अभी भी हम लोग क्या करते हैं कि जब हम पढ़ाई करते हैं तो हम कॉपी में अंदर पेन दबा देते हैं या फिर हम उसका पेज मोड़ देते हैं। इन सबको हम बुकमार्क कहते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? बुकमार्क। बुकमार्क इन्हें इसलिए कहते हैं कि हमने जहां से पढ़ा है या जहां तक पढ़ा है वहां पर हम एक कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क दे दें, ताकि दोबारा पढ़ते टाइम हमें ये पता चल सके कि यहां तक हमने पढ़ा था। या फिर हम जब पढ़ रहे हैं तो हमने एक पेज पर एक चीज पाई जो हमें आगे भी कहीं जरूरत पड़ सकती है, दूसरे पेज पर पाई जो हमें आगे जरूरत पड़ सकती है, ऐसे तीसरे पेज पे, चौथे पेज पे। तो हम वहां पर क्या करते हैं, हर एक पेज के बीच में पेज मोड़ते चले जाते हैं कि हाँ हमें ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, ये पढ़ना है, ताकि बाद में हमें वो ढूंढना न पड़े। तो ऐसी जगह पे बेसिकली क्या होता है, उन्हें ही हम बुकमार्क कहते हैं। अब वेब ब्राउजिंग में बुकमार्क का मतलब क्या होता है? जब हम कॉपी पे होते हैं तो हम पेज ढूंढने के लिए बुकमार्क यूज करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब वेबसाइट होगी तो वेबसाइट पर हम पहुंचने के लिए बुकमार्क का यूज करेंगे, ठीक है। यही तो होता है वेबसाइट या वेब पेज के लिए। अब देखिए इसका क्या है, अ फिजिकल बुक यूज फॉर रीडिंग, नहीं। अ सेव्ड लिंक टू ए वेब पेज फॉर क्विक एक्सेस, अ टूल फॉर हाईलाइटिंग टेक्स्ट, अ टाइप ऑफ वेब ब्राउजर। तो इसका सही आंसर आपके सामने, टू सेव्ड लिंक। एक लिंक हम सेव कर लेते हैं। बुकमार्क में क्या होता है कि जिस लिंक पर अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पर पढ़ाई कर रहे हैं, उसका एक लिंक होता है, वो लिंक हमारे पास सेव हो जाता है बुकमार्क बनाने में। किस लिए? वेब पेज फॉर क्विक एक्सेस। एक सेव्ड लिंक टू ए वेब पेज फॉर क्विक एक्सेस, जो वेब पेज पे भी हम पढ़ रहे हैं, अगर वो हमें वापस दोबारा कई बार चाहिए है तो उसका एक हम लिंक, उसका एक बुकमार्क बना के हम अपने पास सेव कर लेंगे, ताकि दोबारा हम उसे आसानी से एक्सेस कर सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। What is the @ सिंबल यूज फॉर इन ईमेल एड्रेस? इस सिंबल को कहते हैं @। ईमेल पते में @ चिन्ह का उपयोग किसके लिए किया जाता है? आपने देखा होगा मेल आईडी जो होती हैं वो इस तरीके की होती हैं, जैसे abc123@gmail.com, इस तरीके से होती हैं। सब में बीच में @ दिया होता है। इस @ का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। टू इंडिकेट हाइपरलिंक, एक हाइपरलिंक को इंडिकेट करने के लिए। टू सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। टू क्रिएट न्यू अटैचमेंट। टू फॉर्मेट टेक्स्ट। तो @ का यूज किया जाता है टू सेपरेट द यूजर नेम फ्रॉम द डोमेन नेम। कैसे? ये जो आपका abc123 है, ये क्या है? एक यूजर नेम है। क्या है ये? यूजर नेम। और जो आपका gmail.com है, ये क्या है? डोमेन नेम। तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए यहां पर एक सेपरेशन सिंबल दिया जाता है, जिसे @ कहते हैं। @ यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग अलग करता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a popular web mail address? इनमें से कौन सी पॉपुलर वेब मेल एड्रेस नहीं है? ठीक है, सॉरी, वेब मेल सर्विस नहीं है। मतलब इसका क्वेश्चन का मतलब ये है कि इनमें से कौन सी ऐसी क्या है सर्विस है जो कि एक मेल की सर्विस नहीं देती है, उस पर आप मेल नहीं भेज सकते हो, जिस पे आप ईमेल नहीं भेज सकते हो, वो कौन सी नहीं है? पहला जीमेल। तो जीमेल तो देखो क्या है, जीमेल से तो हम मेल भेज सकते हैं, मेल भेजते हैं ना, वो तो एक बढ़िया वेब मेल सर्विस है। हॉटमेल भी एक मेल सर्विस है, उस पर भी भेज सकते हैं। याहू मेल भी एक मेल सर्विस है, उस पर भी भेज सकते हैं। आपका बचा गूगल डॉक्स क्या नहीं है? गूगल डॉक्स कोई मेल सर्विस नहीं है। गूगल डॉक्स पर अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप बना सकते हो, उन्हें आप गूगल पर सेव कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, व्हाट डज CC स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ईमेल?
ईमेल के संदर्भ में सीसी क्या होता है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं, पहले तो इसके फुल फॉर्म समझ लेते हैं। कंप्यूटर कोड, कार्बन कॉपी, कॉमन कनेक्शन, कॉपी सेंटर। सीसी की सही फुल फॉर्म होती है कार्बन कॉपी, ठीक है। ये तो होता है ईमेल में। आपने सुना होगा ईमेल में कई बार एक सीसी और एक बीसीसी, दो तरीके के ये होते हैं, आपके पास ऑप्शंस होते हैं मेल भेजते टाइम। जब आप मेल भेज रहे होते हो तो ऊपर 2 लिख के आता है, 2 के बाद में नीचे यहाँ पर सीसी लिखा होता है और यहाँ पर बीसीसी लिखा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि 2 में एक एड्रेस डालने के बाद कुछ लोग सीसी में भी एड्रेसेस डाल देते हैं, कुछ लोग बीसीसी में एड्रेसेस डाल देते हैं, ऐसा होता है। अब देखिए 2 में तो जिन्हें आप मेल भेज रहे हो वो तो आपके मेल जाएंगे ही जाएंगे, 1 2 3 4 जिन्हें आप चूज कर रहे हो। अब बात आती है सीसी की। सीसी जैसे बीसीसी का मतलब कार्बन कॉपी। एक टाइम में हम लोग क्या करते थे कि जब अगर हम एक लेटर लिख रहे हैं और उसकी जगह हमें और उसी के जैसे अगर हमें और भी लेटर्स बनाने हैं तो उनके बीच में कार्बन लगा लेते थे। कार्बन लगाने से क्या होता था कि जो ऊपर हम लिख रहे हैं उसी की कार्बन कॉपी नीचे तैयार हो जाती थी सेम लेटर की। तो इससे हमें एक ही कॉपी लिखनी होती थी और सारी हमारी अपने आप तैयार हो जाती थी। सेम वही इसमें सीसी का मतलब है। अगर आप किसी को हेलो लिख के भेज रहे हो और ये सेम हेलो आपको 10 लोगों को भेजना है, ठीक है, तो आप एक का एड्रेस इसमें डाल के इसमें बाकी डाल सकते हो। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हम 2 में 10 नहीं डाल सकते? सीसी में डालने की क्या जरूरत है? बाकी लोगों के 9 लोगों के हम सीसी में क्यों डालें? 2 में ही हम डाल देंगे 10 के तो भी बढ़ जाएंगे। लेकिन ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हम ये चाहते हैं कि सीसी में जो हम 10 एड्रेस डाल रहे हैं उन सबको ये पता चल जाए कि हमने उनके अलावा 9 और भी लोगों को हेलो लिख के भेजा है, तो वो आपस में भी जान जाएं। ऐसी सिचुएशन में हम बाकी के एड्रेस सीसी में देते हैं। जब हम सीसी में एड्रेस देते हैं तो क्या होता है कि 2 वाले को भी पता रहता है कि 9 लोगों को वो हेलो लिख के भेजा गया है, ठीक है। ये होता है कार्बन कॉपी का मतलब। अब बात आती है ये कि अगर मान लिया हम ये जो हाय लिख के भेजना चाहते हैं, हेलो लिख के जो भेजना चाहते हैं, वो हम ये चाहते हैं कि जो हम हेलो 10 लोगों को भेज रहे हैं वो 2 वाला ना जान पाए, वो 2 वाला ना जान पाए कि उसके अलावा भी हम 10 लोगों को हेलो लिख के भेज रहे हैं। ये 2 वाला ये ना जान पाए कि उसके अलावा भी हम 10 लोगों को लिख के भेज रहे हैं, तो वो बाकी के जो 10 एड्रेस हैं वो फिर हम बीसीसी में डालेंगे। बीसीसी का मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। क्या मतलब होता है? ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि कार्बन कॉपी बाकी 10 जाएंगी तो, लेकिन 2 वाले के लिए वो ब्लाइंड रहेंगे, 2 वाले को नहीं पता चलेगा। ये मतलब होता है सीसी और बीसीसी का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एन ईमेल अटैचमेंट? ईमेल अनुलग्नक का प्राथमिक कार्य क्या है? ईमेल में जब हम कोई अटैचमेंट लगाते हैं उसका प्राइमरी फंक्शन क्या है? चलिए आगे बढ़ देख लेते हैं। टू एड डेकोरेटिव एलिमेंट्स टू ईमेल, टू सेंड अ कॉपी ऑफ ईमेल टू अनदर रिसिपिएंट। देखिए कॉपी भेजने के लिए तो कार्बन हम सीसी का यूज करेंगे, ठीक है। डेकोरेटिव ईमेल का तो मतलब नहीं बनता। टू सेंड अ फाइल और डॉक्यूमेंट अलोंग विद ईमेल, टू ऐड अ सिग्नेचर टू ईमेल। तो इसका सही आंसर है टू सेंड अ फाइल और डॉक्यूमेंट अलोंग विद द ईमेल। जब हम कोई मेल भेजते हैं उसके साथ में अगर हमें किसी को कोई फाइल या फिर कोई इमेज या वीडियो अगर भेजनी है तो उसको हम कहते हैं अटैचमेंट। अटैचमेंट का मतलब होता है कि किसी भी मेल या किसी कंटेंट के साथ में कोई इमेज, कोई वगैरह, कोई मीडिया कुछ भी भेजना, उसे हम अटैचमेंट कहते हैं। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ए ईमेल स्पैम फिल्टर? ईमेल स्पैम फिल्टर का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका सही आंसर है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टू ऑटोमेटिकली ब्लॉक अनवांटेड एंड अनसॉलिसिटेड ईमेल्स, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। व्हाट इज द इनबॉक्स इन एन ईमेल एप्लीकेशन? ईमेल एप्लीकेशन में इनबॉक्स क्या है? ईमेल एप्लीकेशन में इनबॉक्स क्या है? इनबॉक्स में कौन से मेल होते हैं? द फोल्डर वेयर सेंट ईमेल आर स्टोर्ड? नहीं, सेंट ईमेल के लिए आपके पास सेंट बॉक्स होता है जहां से आपके सेंट वाले मेल दिखते हैं। ये तो गलत हो गया, ठीक है। अगला, द फोल्डर वेयर इनकमिंग ईमेल्स आर स्टोर्ड, जो मेल आए हैं वो स्टोर रहते हैं। द फोल्डर फॉर ड्राफ्ट्स, द फोल्डर फॉर डिलीटेड ईमेल्स। तो आप मेल यूज करते हैं, पहले हम छोटा वाला फोन भी यूज करते थे, उसमें भी इनबॉक्स, सेंट बॉक्स, ड्राफ्ट दिया रहता था। तो इसका मतलब तुम्हें पता है कि जहां इनकमिंग मेल आते हैं उसे हम कहते हैं इनबॉक्स। तो इसका सही आंसर तो है बी। उसके बाद जो कह रहा है द फोल्डर फॉर ड्राफ्ट्स, ड्राफ्ट में वो मेल होते हैं जो हम किसी को भेजते नहीं है, सिर्फ उनको हम सेव करके रख लेते हैं इन फ्यूचर कभी भेजने के लिए।
उसके बाद द फोल्डर फॉर डिलीटेड ईमेल, तो डिलीटेड ईमेल के लिए होता है हमारे पास ट्रैश, जहां पर डिलीटेड ईमेल आपको मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। विच लिब्रियोफिस एप्लीकेशन इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग एंड एडिटिंग प्रेजेंटेशन। अब ये पूछ रहा है कि लिब्रियोफिस की कौन सी एप्लीकेशन में हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन को क्रिएट और एडिट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो बड़ा इजी होगा क्योंकि मैंने आपको इसके बारे में बताया हुआ है। तो देखिए यहाँ पर बेसिकली क्या होगा इसका आंसर, पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा है कैल्क, तीसरा है इम्प्रेस और चौथा है ड्राइंग। तो मैं एक बार आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि लिब्रियोफिस की जो 4 एप्लीकेशन दी गई हैं, सबसे पहले जो आपके राइटर है, राइटर किस लिए होती है, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट और एडिट करने के लिए। दूसरी जो आपकी कैल्क होती है, कैल्क किस लिए होती है, स्प्रेडशीट को क्रिएट और एडिट करने के लिए। उसके बाद बचता है आपका ड्राइंग, जो किस लिए यूज होता है, किसी भी स्केच वगैरह को, किसी ड्राइंग को ड्रॉ करने के लिए। और आपका जो चौथा बचता है इम्प्रेस, तो इम्प्रेस का यूज होता है प्रेजेंटेशन को क्रिएट और एडिट करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो सही आंसर यहाँ पर हुआ वो हुआ इम्प्रेस, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अब हम अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 52। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लिब्रियोफिस कैल्क। लिब्रियोफिस कैल्क का प्राथमिक कार्य क्या है। फिर वही क्वेश्चन आ गया जो अभी अभी मैंने आपको बताया था, क्रिएटिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, तो ये तो नहीं होगा, आपको भी पता है। मैनेजिंग ईमेल अकाउंट्स, ये भी नहीं होगा। क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्प्रेडशीट और डिजाइनिंग वेब पेजेस, तो वेब पेज डिजाइन करने का काम होता है HTML का, ये भी नहीं हो सकता। तो सही आंसर इसका है सी, क्रिएटिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग स्प्रेडशीट्स। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पर, और बड़े इजी से सारे अब क्वेश्चन है। विच इनेबल अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन। तो कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसकी मदद से हम अलग अलग व्यक्तियों को एक ही पत्र भेजने में सक्षम होते हैं। होता क्या है कि मैंने आपको ये पढ़ाया हुआ है राइटर में कि हम एक लेटर बनाते हैं और वही एक लेटर से हम हजारों लाखों लोगों के लेटर 2 मिनट के अंदर बना के तैयार कर लेते हैं। उन पर्सन्स के हमारे पास एक लिस्ट होनी चाहिए, चाहे एक्सेल पे, एक्सेस पे या किसी पे भी, कैल्क पे। वो लिस्ट को हम एक लेटर में जैसे ही मर्ज करते हैं तो जितने लोगों की लिस्ट होती है उतने लोगों के लेटर विद नेम विद डिटेल्स अपने आप बन जाते हैं। तो यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन से ऑप्शन से क्या होता है कि एक ही लेटर हम अलग अलग व्यक्तियों को भेजने में सक्षम हो पाते हैं। पहला ऑप्शन है माइक्रो, दूसरा है मेल मर्ज, तीसरा है बोथ और चौथा है नन। तो देखिए यहाँ पर जो सही आंसर है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज की मदद से आप एक मेल मतलब एक लेटर को आप सिर्फ एक लेटर आप बनाएंगे और उसमें आप जितने लोगों की लिस्ट मर्ज कर देंगे उतने लोगों के लेटर अपने आप बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, और ये ऑप्शन आपको मिलता है लिब्रे ऑफिस के राइटर में, या अगर MS ऑफिस की बात करें तो उसके वर्ड में। चलिए, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ लिब्रे ऑफिस राइटर डॉक्यूमेंट। राइटर डॉक्यूमेंट का एक्सटेंशन क्या है। एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, फाइल नेम। देखिए एक्सटेंशन बेसिकली क्या होते हैं, जैसे हर एक फाइल का सरनेम, हमारा एक सरनेम होता है, जैसे मैं कृतिका पांडे, तो पांडे क्या है, हमारी फैमिली का एक सरनेम है जिससे पहचान होती है कि मैं पांडे फैमिली से बिलोंग करती हूँ। ऐसे ही हमारे सिस्टम में जो फाइल्स होती हैं उन सब का एक एक्सटेंशन, एक उनकी पहचान होती है जिनसे पहचाना जाता है कि ये नोटपैड की फाइल है, ये वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, कैल्क की फाइल है, इम्प्रेस की फाइल है। तो उनका एक एक्सटेंशन, एक फाइल नेम होता है, उनकी पहचान होती है, उसी को हम कहते हैं एक्सटेंशन। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि राइटर का एक्सटेंशन क्या है। ऑप्शन क्या है, ODS, ODF, PPT, ODT। तो देखिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता देती हूँ सबसे पहले कि ये जो ODS आपको दिखाई दे रहा है ये है स्प्रेडशीट का। स्प्रेडशीट का मतलब आप समझते हो किसका, ये है कैल्क का, ये आपका कैल्क का है एक्सटेंशन, जिसका मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ठीक है, उसके बाद आपका जो PPT दिख रहा है ये है पावर पॉइंट का, किसका, पावर पॉइंट का। ठीक है, उसके बाद जो आपको ODF दिख रहा है और उसके बाद आपको दिख रहा है ODT। तो इसने भी किसका पूछा है, राइटर का। तो राइटर का यहाँ पर जो सही आंसर है वो है आपका ODT, किसका, ODT। ठीक है, इसका सही आंसर आपका है D। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 55। अगर कहीं भी आपको डाउट रह जाए तो आप कमेंट करके जरूर पूछ लें और वीडियो के एंड तक बराबर बने रहें। Which LibreOffice application is used for creating and editing documents? देखिए फिर आपका वैसे ही क्वेश्चन आया है, दस्तावेज बनाने और संपादित करने के लिए किस LibreOffice एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। तो मुझे नहीं लगता है आपको भी दोबारा बताने की जरूरत है, क्योंकि अभी 2 ही 3 क्वेश्चन पहले मैंने आपको ये सेम जवाब बताया है कि राइटर, कैल्क, इम्प्रेस, ड्राइंग। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है राइटर, ऑप्शन A, राइटर। ठीक है, दूसरा स्प्रेडशीट के लिए, तीसरा प्रेजेंटेशन के लिए, चौथा ड्रॉइंग के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर फटाफट। व्हाट इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन फॉर अ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस प्रेजेंटेशन? तो इम्प्रेस प्रस्तुति के लिए डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या है? अभी हमने पढ़ा था राइटर का डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, ओडीटी। फिर हमने आपको स्प्रेडशीट का भी बताया था ओडीएस। अब बचा है इम्प्रेस का। तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन तो बिल्कुल क्लियर हो गए कि ओडीटी नहीं हो सकता है क्योंकि ये तो राइटर का हो गया, ओडीएस नहीं हो सकता है, ये किसका हो गया, स्प्रेडशीट का, और पीपीटी नहीं हो सकता क्योंकि ये हो गया किसका, पावर पॉइंट का। तीनों अभी मैंने आपको बताए थे। इसका आंसर सही आपका हो जाएगा ओडीपी। ठीक है, आप चारों ऑप्शन देख लेंगे तो आपको खुद ही इसका आंसर मिल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज ऑफ ए न्यू राइटर डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन लिब्रे ऑफिस राइटर? लिब्रे ऑफिस राइटर में नॉर्मल टेम्पलेट पर आधारित नया राइटर डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट फॉन्ट साइज क्या होता है? इसका मतलब ये है कि लिब्रे ऑफिस का जो राइटर जो आपका लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफॉल्ट आपका जो टेम्पलेट होता है उसमें क्या है, उसके आधार पर डॉक्यूमेंट, आपके नए डॉक्यूमेंट में फॉन्ट साइज क्या लगा होता है। मतलब जब आप फॉन्ट साइज खुद से चेंज ना करें, बेस्ड ऑन टेम्पलेट जो उसका डिफॉल्ट जो फॉन्ट साइज होता है वो फॉन्ट साइज क्या होता है। देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि लिब्रे ऑफिस का जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो चेंज किया जा सकता है। इसका जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो चेंज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये तो आप जानते हैं ओपन सोर्स है, इसमें आप चेंजेस अपने हिसाब से कर सकते हो। पर जो हमें मिलता है साथ में वो होता है आपका 12 पीटी। क्या होता है? 12 पीटी। 9 पीटी नहीं, 10 पीटी नहीं, 11 पीटी नहीं, 12 पीटी। ठीक है, और अगर कोई एमएस ऑफिस का पूछ दे तो उसका डिफॉल्ट होता है 11 पीटी। एमएस ऑफिस का 11 पीटी और लिब्रे ऑफिस का 12 पीटी। चलिए बढ़ते हैं अगले पर। व्हाट डज ओडीटी स्टैंड फॉर? ओडीटी का फुल फॉर्म क्या होता है? ओडीटी क्या है? एक एक्सटेंशन है। किसका एक्सटेंशन है? राइटर का। तो उस ओडीटी का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। ओपन डायरेक्ट टेक्स्ट, ओपन डॉक्यूमेंट टारगेट, ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट और नन। तो देखिए ओपन डायरेक्ट टेक्स्ट तो है नहीं, ओपन डॉक्यूमेंट टारगेट है नहीं, नन है नहीं। इसका सही आंसर है सी, ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। देखिए ये लिखा जाता है तो ओडीटी, लेकिन इसको जब इसके फुल फॉर्म लिखते हैं तो ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट नहीं लिखते, ओपन टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लिखते हैं। ठीक है, लिखने का इसका वे ऐसा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन कैल्क डिफॉल्ट विथ ऑफ ए सेल। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैल्क में किसी सेल की डिफॉल्ट विथ क्या होती है? विथ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लिया ये कैल्क है, ठीक है, इस तरीके से आपकी कैल्क है और ये आपके कॉलम्स हैं इसमें और ये आपकी रो है। चलिए, और इसमें जो आपको छोटी छोटी दिखाई दे रही है आपके सेल है। अब ये कह रहा है सेल की डिफॉल्ट विथ क्या होती है? विथ का मतलब पूछ रहा है ये पूछ रहा है ये कि डिफॉल्ट विथ क्या है। तो इसकी जो देखिए डिफॉल्ट विथ है उसके ऑप्शन देखते हैं। 0.89 इंच, 1, 2, 0.32। तो यहाँ पर इसका सही आंसर है 0.89 इंच। और ये क्वेश्चन जरूर आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, इसी तरीके के क्वेश्चन लिब्रे ऑफिस में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द कीबोर्ड कॉम्बिनेशन फॉर पुटिंग पेज ब्रेक इन लिब्रे ऑफिस राइटर? राइटर में पेज ब्रेक लगाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, फटाफट इसका आंसर जान लेते हैं क्योंकि हमारी वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है हर एक चीज को डिस्कस करने की वजह से। तो जो इजी क्वेश्चन है उनको हम जल्दी से खत्म करते हैं। तो देखिए पेज ब्रेक का शॉर्टकट होता है शिफ्ट प्लस एंटर, ऑल्ट प्लस एंटर, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर। तो आपका ये पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और सही इसमें है चौथा, कंट्रोल प्लस एंटर से पेज ब्रेक लगता है। ठीक है, ये चाहे आपसे पूछा जाए लिब्रे ऑफिस राइटर में और चाहे एमएस ऑफिस वर्ड में, दोनों में शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस एंटर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। Which version of the Windows operating system was released after Windows 8? Windows 8 के बाद Windows ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण जारी किया गया? 8 के बाद विंडोज का कौन सा वर्जन आया था? ये क्वेश्चन कह रहा है विंडोज 7, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 तो 8 के पहले आया होगा। विंडो 8.1, विंडो 10, विंडोज एक्सपी। तो देखिए ये ए बी डी तीनों गलत है, सही आंसर है इसका विंडो 10। विंडो 8 के बाद में आपका विंडो 10 वर्जन लॉन्च किया गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द विंडोज टास्क मैनेजर? विंडोज टास्क मैनेजर का प्राथमिक कार्य क्या है? देखिए टास्क मैनेजर, इसका मतलब जो सारे टास्क, सारे कामों को मैनेज करता होगा, सारी प्रोसेसिंग को मैनेज करता होगा, वो होता है टास्क मैनेजर। टास्क का मतलब क्या होता है? जैसे मैं कहूं कि मैं आपको ये टास्क दे रही हूँ, ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि हर एक चीजों में कोई भी शो होता है या कुछ होता है तो उसमें टास्क दिए जाते हैं। टास्क का मतलब काम दिया जाता है, तो उनको मैनेज करने वाला होता है टास्क मैनेजर। ठीक है, इसका मतलब एक काम, एक प्रोसेसिंग को मैनेज करने वाला। तो यहीं से हमें आंसर मिल जाएगा। टू क्रिएट न्यू फोल्डर, ये तो हो नहीं सकता। टू शट डाउन द कंप्यूटर, ये हो नहीं सकता। तीसरा टू मैनेज रनिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन,
चौथा टू ब्राउज द इंटरनेट, ये भी नहीं हो सकता। सही आंसर है टू मैनेज रनिंग प्रोसेस एंड एप्लीकेशन। ठीक है, इसका काम है टास्क मैनेजर का। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हाउ कैन यू एक्सेस द कंट्रोल पैनल इन विंडोज, आप विंडोज में कंट्रोल पैनल तक कैसे पहुंच सकते हैं। पहले बात करते हैं कंट्रोल पैनल होता क्या है। तो सिस्टम की सारी जो सेटिंग्स होती है वो आपको कंट्रोल पैनल में मिलती है। जैसे हमारे मोबाइल में सेटिंग होती है, वैसे किसी सिस्टम में सारी सेटिंग्स, मतलब पूरे सिस्टम में जितने भी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, जो भी प्रोसेसिंग डिवाइसेस हैं, हर एक चीज के बारे में सेटिंग आपको कंट्रोल पैनल में जाके मिलती है। चलिए अब देख लेते हैं पहले हम कि कंट्रोल पैनल तक हम कैसे पहुंचेंगे। पहला ऑप्शन, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। भाई ये नहीं है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट जो है ये रीस्टार्ट का शॉर्टकट की होती है। किसकी होती है? सिस्टम रीस्टार्ट करने की। ठीक है, दूसरे पर बढ़ते हैं। टू राइट क्लिकिंग ऑन द डेस्कटॉप, तो ये भी नहीं हो सकता, सिर्फ राइट क्लिक करने से आप कंट्रोल पैनल तक नहीं पहुंचोगे। उसके बाद बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्टिंग कंट्रोल पैनल। चौथा बाय ओपनिंग ए वेब ब्राउजर, तो ये भी नहीं हो सकता है। आपका सही आंसर है सी, बाय क्लिकिंग ऑन द स्टार्ट बटन एंड सेलेक्टिंग कंट्रोल पैनल। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ विंडोज रिसाइकल बिन, विंडोज रिसाइकल बिन का उद्देश्य क्या है। देखिए हमारे फोन में भी रिसाइकल बिन होती है, जिसे हम ट्रैश भी कहते हैं, कई बार बिन भी कहते हैं, उसे कहते हैं रिसाइकल बिन। तो रिसाइकल बिन का पर्पस क्या होता है? देखिए रिसाइकल बिन का काम है, जितने भी हम अपने सिस्टम से, मोबाइल से, सिस्टम से, जिससे भी कह लो, उससे जो भी हम फाइल्स, इमेजेस, वीडियो जो डिलीट करते हैं वो डिलीट होके जाती हैं रिसाइकल बिन में। रिसाइकल बिन में वो 30 दिन तक स्टोर रहती हैं। 30 दिन तक आप उन्हें वापस रीस्टोर कर सकते हो अपने सिस्टम में, और आफ्टर 30 डेज वो परमानेंटली डिलीट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है कि डिलीटेड फाइल्स जाती हैं रिसाइकल बिन में। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्परेरली, टू परमानेंटली डिलीट फाइल्स, नहीं भाई, परमानेंटली डिलीट के लिए शिफ्ट प्लस डिलीट होता है। टू ऑर्गेनाइज फाइल इनटू फोल्डर, नहीं। टू फॉर्मेट द हार्ड ड्राइव, ये भी नहीं। तो इसका सही आंसर है टू स्टोर डिलीटेड फाइल्स टेम्परेरली। ये टेम्परेरली डिलीटेड फाइल्स को स्टोर करती हैं। टेम्परेरली क्यों कहा गया है? क्योंकि परमानेंट रिस्टोर नहीं करती हैं, स्टोर नहीं करती हैं, क्योंकि आफ्टर 30 डेज ये ऑटोमेटिकली आपकी सारी फाइल्स रिसाइकल बिन से डिलीट हो जाती है, इसलिए टेम्परेरली 30 दिन के लिए स्टोर करके रखती हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट की टू कॉपी टेक्स्ट इन विंडोज। बहुत आसान सा है। विंडोज में टेक्स्ट कॉपी करने का शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल सी, कंट्रोल एक्स, कंट्रोल वी, कंट्रोल जेड। सारी बड़ी आसान से आपके सामने शॉर्टकट की नहीं। अभी कॉपी के लिए पूछ रहा है तो कॉपी का सही आंसर है कंट्रोल प्लस सी। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस वी होता है पेस्ट का। मैं आपको चारों बता देती हूँ। कंट्रोल प्लस वी है पेस्ट का, कंट्रोल प्लस एक्स है कट का, और कंट्रोल प्लस जेड है अंडू का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू यू अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम इन विंडोज। आप विंडोज में किसी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल कैसे करेंगे? अनइंस्टॉल का मतलब अपने सिस्टम से उसे वापस से हटाना। ठीक है, चलिए तो देखिए ऑप्शन, बाय प्रेसिंग ऑल्ट प्लस F4, नहीं। ऑल्ट प्लस F4 होती है सिस्टम शटडाउन की शॉर्टकट की। टू डिलीटिंग इट शॉर्टकट आइकन, शॉर्टकट आइकन अगर आप डिलीट कर देते हो तो वो परमानेंटली सिस्टम से तब भी अनइंस्टॉल नहीं होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। By using add or remove program feature in the control panel, by empty the recycle bin, recycle bin empty करने से कोई प्रोग्राम अनइंस्टॉल नहीं हो जाएगा, तो ये भी गलत है। तो सही आंसर इसका है by using the add or remove program feature in the control panel। कंट्रोल पैनल में ऑप्शन दिया होता है ऐड और रिमूव प्रोग्राम के नाम से। इस नाम से नहीं दिया होगा तो आपके में लिखा होगा इंस्टॉल अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम, इंस्टॉल अनइंस्टॉल अ प्रोग्राम। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन पर। Which component of the Windows operating system is responsible for managing files and folders? Windows operating system का कौन सा घटक फाइल और फोल्डर के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। टास्क मैनेजर, कंट्रोल पैनल, फाइल एक्सप्लोरर, कैलकुलेटर। क्या पूछ रहा है? फाइल और फोल्डर के प्रबंधन के लिए, फाइल और फोल्डर के लिए, तो इसका मतलब सही आंसर इसका हो जाएगा फाइल एक्सप्लोरर, ऑप्शन सी फाइल एक्सप्लोरर। पहला गलत है, दूसरा गलत है, चौथा गलत है। टास्क मैनेजर जो प्रोसेसिंग चल रही है करंट टाइम में, जो टास्क चल रहा है उसको मैनेज करता है। कंट्रोल पैनल में सारे सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं। कैलकुलेटर से हम कैलकुलेट करते हैं। तो फाइल और फोल्डर्स के प्रबंधन के लिए होता है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द विंडोज सिस्टम रीस्टोर फीचर। विंडोज सिस्टम रीस्टोर फीचर का उद्देश्य क्या है? विंडोज सिस्टम में
एक रिस्टोर नाम का फीचर होता है, उसका उद्देश्य क्या है, रिस्टोर किस लिए यूज किया जाता है? ऑप्शन देखिए क्या है, टू स्पीड अप द कंप्यूटर, टू क्रिएट अ बैकअप और फाइल्स, टू रिस्टोर द कंप्यूटर टू ए प्रीवियस स्टेट, टू अपडेट द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो स्पीड अप द कंप्यूटर तो गलत है, रिस्टोर का मतलब स्पीड अप करना थोड़ी ना है। टू क्रिएट अ बैकअप ऑफ ऑल फाइल्स, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है सी, टू रिस्टोर द कंप्यूटर टू ए प्रीवियस स्टेट। आपका जो सिस्टम है उसको वापस से प्रीवियस स्टेट पर रिस्टोर करना, ठीक है। और टू अपडेट ऑपरेटिंग सिस्टम, ये भी नहीं है। तो क्वेश्चन हो गए हमारे टोटल 68। चलिए बढ़ते हैं हम 69 पर। 69 है, हाउ डू यू लॉक योर विंडोज टू प्रिवेंट अनऑथराइज्ड एक्सेस। अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए आप अपने विंडोज कंप्यूटर को कैसे लॉक करेंगे? मतलब आप जैसे हम अपने फोन की स्क्रीन को लॉक करते हैं ना, ताकि हमारा कोई फोन अनऑथराइज्ड पर्सन हमारा फोन ना ओपन कर सके। जैसे हम उसकी लॉक की प्रेस करते हैं साइड से, तो क्या होता है कि जब तक आप उसमें दोबारा पासवर्ड नहीं डालोगे या फिंगर नहीं लगाओगे, हमारा फोन कोई ओपन नहीं कर सकता है। ऐसे सिस्टम में आप लॉक कैसे लगाएंगे, क्योंकि उसमें कोई फिंगर तो है नहीं, तो वो सिस्टम में क्या शॉर्टकट की से आप अपनी स्क्रीन को लॉक कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन क्या है, बाय प्रेसिंग कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट। देखिए ये तो नहीं पॉसिबल है, क्योंकि कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये होती है सिस्टम को रीस्टार्ट करने की शॉर्टकट की। दूसरा, टू शेकिंग द माउस। तीसरा, बाय प्रेसिंग द विंडो की प्लस एल। चौथा, बाय टर्निंग ऑफ द मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है सी, बाय प्रेसिंग द विंडोज की प्लस एल। विंडो की प्लस एल होती है लॉक करने की शॉर्टकट की, इससे आप सिस्टम को लॉक कर सकते हैं। सिस्टम मतलब उसकी स्क्रीन को आप लॉक कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 70, विच वर्जन ऑफ द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम वाज रिलीज्ड आफ्टर विंडोज 7। विंडोज 7 के बाद विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा संस्करण जारी किया गया था? बहुत आसान है, 7 के बाद आया था विंडो 8। बी, विंडो 8+1 नहीं, 10 नहीं, विंडोज विस्टा नहीं, विंडो 8। 7 के बाद आया था विंडो 8। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 71, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन विंडोज एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच प्राथमिक अंतर क्या है? विंडो और लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच में मेन जो आपका डिफरेंस है वो क्या है? चलिए देखते हैं ऑप्शन। पहला, विंडोज इज ओपन सोर्स एंड लिनक्स इज क्लोज्ड सोर्स। नहीं, मैंने आपको पहले बताया है कि विंडोज जो है वो ओपन सोर्स नहीं है, विंडोज क्या है, क्लोज्ड सोर्स है। क्या है? क्लोज्ड सोर्स। और लिनक्स क्या है? ओपन सोर्स। तो ये तो बिल्कुल गलत उल्टा लिखा हुआ है, ये तो डिफरेंस है नहीं प्राइमरी। दूसरा, विंडो इज फ्री एज लिनक्स इज नॉट। ये भी बिल्कुल गलत है, विंडो फ्री नहीं है, विंडो पेड है, लिनक्स फ्री है। उसके बाद, विंडो हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI while लिनक्स यूजेस अ कमांड लाइन इंटरफेस। चौथा, लिनक्स इज ओनली यूज्ड ऑन सर्वर्स while विंडोज इज फॉर पर्सनल कंप्यूटर। ऐसा नहीं है, लिनक्स भी पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है, विंडोज भी पर्सनल कंप्यूटर में यूज होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया, लिनक्स पर्सनल कंप्यूटर में भी यूज होता है। तो इसका सही आंसर है सी, विंडोज हैज अ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI while लिनक्स यूजेस अ कमांड लाइन इंटरफेस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 72, What is the command to list files and directories in Linux terminal? लिनक्स टर्मिनल में फाइल और निर्देशिकाओं को सूचीबद्ध करने का आदेश क्या है? लिनक्स टर्मिनल में फाइल और निर्देशिकाओं को क्या करने का, लिस्ट करने का तरीका क्या है? तो देखिए, लिनक्स में कमांड होती है जिसमें आप क्या कर सकते हैं, उस कमांड से आप फाइल और डायरेक्टरीज को लिस्ट कर सकते हैं। उस कमांड का नाम क्या है? पहला ऑप्शन इज, दूसरा डायर मतलब DIR, लिस्ट और शो। तो देखिए यहाँ पर ज्यादातर लोग गलती करेंगे, लिस्ट लगा के चले आएंगे, पर इसमें सही आंसर है इज। इस कमांड से क्या हो सकता है कि फाइल और डायरेक्टरीज को लिस्ट किया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन लिनक्स व्हाट इज द पर्पस ऑफ द सूडो कमांड। लिनक्स में सूडो कमांड का उद्देश्य क्या है? लिनक्स में कमांड होती है सूडो, जैसे अभी इस देखी थी वैसे सूडो कमांड भी होती है, उसका उद्देश्य क्या है? तो लिनक्स के देखिए कुछ क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि लिनक्स और उबंटू आपके सिलेबस में है। तो देखिए सबसे पहला इसमें जो ऑप्शन है वो है टू क्रिएट अ न्यू यूजर, टू ओपन अ टेक्स्ट एडिटर। तीसरा है टू एग्जीक्यूट अ कमांड विद सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस। और चौथा है टू शट डाउन द कंप्यूटर। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका सी वाला, टू एग्जीक्यूट अ कमांड विद सुपर यूजर एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेजेस। ठीक है, चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। देखिए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं
कि लिनक्स अगर आप यूज कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें पता होंगी जो कि प्रैक्टिकली अच्छे से आ जाएंगी। पर अगर आप लिनक्स यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें याद करनी पड़ेगी। जो चीज़ें हम लोग यूज करते हैं प्रैक्टिकली वो तो हमें बहुत आसानी से सीख जाते हैं, पर जो हम यूज़ नहीं कर रहे हैं उसमें आप अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज होंगे। तो उन्हें आप बस सिंपली आप उन्हें अच्छे से लर्न कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, 3 महीने होते हैं, तो उसमें जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं सबसे ज़्यादा फोकस हमारा उस पर रहना चाहिए। तो व्हाट इज द डिफॉल्ट सेल इन मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन? अधिकांश लिनक्स वितरणों में डिफॉल्ट सेल क्या है? तो इसमें जो डिफॉल्ट सेल है आपकी मोस्ट लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन में, उसका नाम क्या है? पहला ऑप्शन पावर सेल, दूसरा कमांड प्रॉम्प्ट, तीसरा बैश और चौथा JSH। तो इसमें जो सही आंसर है वो आपका है बैश, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ मैनेज टेम्पलेट इन लिब्रियोफिस राइटर? लिब्रियोफिस राइटर में टेम्पलेट कुंजी प्रतिबंधित करने की शॉर्टकट की कुंजी क्या है? मतलब लिब्रियोफिस राइटर में अगर आप कोई टेम्पलेट अपना खुद का क्या करना चाहते हैं, खुद का अगर आप कोई टेम्पलेट्स आपने बनाया या फिर बना के आपने रखा है, ये जो पहले के टेम्पलेट्स बने हुए हैं वो आप देखना चाहते हैं, तो उसकी जो मैनेज टेम्पलेट की शॉर्टकट की होती है वो क्या होती है? ऑप्शन देखिए, Ctrl+T, Ctrl+Shift+N, Shift+N, नन ऑफ द अबव। तो देखिए इसमें जो सही आंसर है वो है Ctrl+Shift+N। Ctrl+N होती है न्यू डॉक्यूमेंट की और Ctrl+Shift+N होती है मैनेज टेम्पलेट्स की, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर हेडिंग 3 इन लिब्रियोफिस राइटर? लिब्रियोफिस राइटर में अगर आप हेडिंग 3 बनाना चाहते हो, कोई टेक्स्ट अगर आपने मान लिया वहां पर लिख के रख दिया हेलो, और अब आप चाहते हो कि जो हेलो लिखा हो उसको हम हेडिंग 3 बना दें। आप जानते हो लिब्रियोफिस में आपको प्री डिफाइंड स्टाइल्स मिलते हैं जिसमें आपको हेडिंग 1, 2, 3, ताकि आपको अपने आप से, मतलब जब हमें कोई हेडिंग बनानी होती है ना, मेन हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर टाइटल, तो हमें क्या करना होता है, उसमें हमें अपने आप उनका फॉन्ट साइज बढ़ाना होता है, बोल्ड करना होता है, हाईलाइट करना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्री डिफाइंड हेडिंग्स में मिल जाती हैं। आप हेडिंग 1 लोगे सबसे बड़ी, 2 उससे छोटी, 3 इससे छोटी, 4 उससे छोटी, ऐसे आपको हेडिंग मिलती है। तो अगर आपको थर्ड हेडिंग लेनी है, हेडिंग नंबर 3, तो उसका शॉर्टकट की क्या होगी? ऑप्शन क्या है? Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+Shift+3, Ctrl+3। तो देखिए इसका सही आंसर है Ctrl+3। हेडिंग नंबर 1 के लिए Ctrl+1, हेडिंग नंबर 2 के लिए Ctrl+2, हेडिंग नंबर 3 के लिए Ctrl+3, ऐसे ही आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। व्हाट इज द मैक्सिमम फॉन्ट साइज इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस? लिब्रियोफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम कितना होता है? अधिकतम जो आपका जूम है वो कितना होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, पहले मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। अगर आप लिब्रियोफिस की बात कर रहे हैं तो आपको फिर सारे ही मैक्सिमम और मिनिमम पता होने चाहिए। फिलहाल तो ये मैंने आपको सारे क्लासेस में अच्छे से पढ़ाया है, पर फिर भी हम एक बार दोबारा पढ़ लेते हैं। अगर आप राइटर की बात कर रहे हैं, या फिर आप कैल्क की बात कर रहे हैं, या फिर आप इम्प्रेस की बात कर रहे हैं, तीनों के हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब एक तरफ हम यहाँ पर जानेंगे मिनिमम इनका और एक तरफ हम जानेंगे यहाँ पर मैक्सिमम इनका। अगर राइटर की बात कर रहे हो तो मिनिमम होता है 20, कैल की बात कर रहे हो तो मिनिमम होता है 20, और इम्प्रेस की बात कर रहे हो तो मिनिमम होता है 20। मतलब जब आप इसको जब आप इसको जूम आउट करते हो तो मिनिमम आपका ये कितना जाएगा, 20% से कम आपका जूम ये नहीं होगा, ठीक है, जूम आउट। उसके बाद चलिए आप बात करते हैं मैक्सिमम की। अगर राइटर की बात कर रहे हो तो मैक्सिमम 600% जूम होगा, कैल्क 400% जूम होगा, और इम्प्रेस 3000% जूम होगा। कितना? 3000%, 3000। तो यहाँ पर देखिए आपका सही आंसर है, इसने इम्प्रेस में मैक्सिमम पूछा है तो इसका सही आंसर है बी, 3000, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज GUI स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लिनक्स? लिनक्स में के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है? तो लिनक्स हो या कुछ भी हो, GUI की फुल फॉर्म इन्होंने पूछी है जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं इसी में ही। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जनरल यूनिक्स इंटरफेस, ग्लोबल यूजर इंटीग्रेशन, ग्राफिकल यूनिट इंटरफेस। सही आंसर है ऑप्शन ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है। CUI होता तो कमांड यूजर इंटरफेस। अगला क्वेश्चन, इन विच मेन्यू इज द मास्टर स्लाइड फंक्शन इन लिब्रियोफिस इम्प्रेस? लिब्रियोफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेन्यू में होता है? मास्टर स्लाइड अगर आपको बनानी हो तो वो ऑप्शन आपको किस मेन्यू में मिलेगा? इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे, या तो शॉर्टकट की पूछी जाएगी या फिर कौन सा ऑप्शन किस मेन्यू में मिलेगा। तो देखिए मास्टर स्लाइड किस में मिलती है? ऑप्शन है स्लाइड शो, स्लाइड, फॉर्मेट, टूल्स। तो देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन है, स्लाइड शो, स्लाइड, फॉर्मेट और टूल्स। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, आपका स्लाइड,
क्या है, स्लाइड। स्लाइड मेन्यू में ही आपको क्या मिलेगा, मास्टर स्लाइड का ऑप्शन। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। द व्यू मेन्यू इन लिब्रियोफिस राइटर इज यूज्ड टू क्रिएट हेडर एंड फुटर। अभी आ गए हैं ट्रू फॉल्स, जो कि 21 आपके ट्रू फॉल्स है। फिलहाल ट्रिपल सी के एग्जाम में 50 ऑब्जेक्टिव और 50 ट्रू फॉल्स होते हैं, पर मैंने इस सैंपल पेपर में 79 ऑब्जेक्टिव और 21 ट्रू फॉल्स रखे। इसके पहले जो हमने सेट सॉल्व किया था उसमें टोटल 50-50 थे, ठीक है। तो देखिए लिनक्स आपका पूछ रहा है लिब्रियोफिस राइटर में व्यू मेन्यू का उपयोग हेडर और फुटर बनाने के लिए किया जाता है। क्या ऐसा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हेडर और फुटर बनाने के लिए आपको चाहिए होता है इंसर्ट मेन्यू। कौन सा? इंसर्ट मेन्यू। तो ये हो गया आपका फॉल्स। क्या है? फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, इन लिब्रियोफिस द शॉर्टकट की फॉर गोइंग एट द लास्ट ऑफ द लेफ्ट ऑफ द सेल इज शिफ्ट प्लस टैब। ये कह रहा है लिब्रियोफिस में शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट वन ऑफ द लेफ्ट ऑफ द सेल इज शिफ्ट प्लस टैब। लिब्रियोफिस में अगर कोई सेल है, ठीक है, ये मान लिया सेल है, इसके आपको लास्ट में जाना है तो उसकी शॉर्टकट की क्या होगी? तो क्या वो शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस टैब है? तो हाँ, वो शिफ्ट प्लस टैब है, तो ये आंसर आपका सही है, ट्रू है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और करंटली विंडोज इज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर। ये कह रहा है जो करंटली आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है वो क्या है? पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर। तो ये बात भी बिल्कुल आपके सही है, ट्रू है ये, ठीक है। चलिए, जो कि हर एक सिस्टम पर इंस्टॉल किया जा रहा है, यूज किया जा रहा है। उसके बाद फुल फॉर्म ऑफ RTOS इज रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। RTOS की फुल फॉर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, तो ये भी सही है। RTOS की फुल फॉर्म रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होती है, ठीक है। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, कोई भी डाउट हो कमेंट करके जरूर पूछ लेना, क्लियर जरूर कर लेना। उसके बाद यू कैन स्वैप ओवर द फंक्शनलिटी ऑफ द लेफ्ट एंड राइट माउस बटन। ये कह रहा है माउस का जो लेफ्ट और राइट बटन होता है उनको आप स्वैप कर सकते हो। स्वैप करने का मतलब ये है कि जो लेफ्ट क्लिक से जो काम होता है वो राइट क्लिक से आप करवा सकते हो, जो राइट क्लिक से काम होता है वो आप लेफ्ट क्लिक से करा सकते हो। उनके फंक्शन आप एक दूसरे में बदल सकते हो, तो ये बिल्कुल गलत है। माउस के जो लेफ्ट और राइट बटन है उनकी फंक्शनलिटी आप चेंज नहीं कर सकते हैं, जो जैसे हैं आप उन्हें वैसे ही यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया है? ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, लाइट पेन इज अ फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस। लाइट पेन जो होता है, लाइट पेन वो क्या है? फोटो सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है क्या? नहीं, ये लाइट सेंसिटिव आपका लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है। क्या है? फोटो की जगह ये क्या है? फोटो यहाँ पर नहीं आएगा और यहाँ पर आएगा लाइट, तो ये क्या है? लाइट सेंसिटिव पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक। तो ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन है, दैट यूजर कैन वर्क ऑन द कंप्यूटर सिस्टम इवन विदाउट अ विजुअल डिस्प्ले यूनिट। एक यूजर एक कंप्यूटर सिस्टम पर बिना विजुअल डिस्प्ले यूनिट के काम कर सकता है। बिना विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब मॉनिटर, बिना मॉनिटर के, बिना कुछ देखे वो कंप्यूटर पर काम कर सकता है। तो भला वो कैसे कर सकता है? उसे जब चीजें दिखेंगी ही नहीं कि वो क्या काम कर रहा है, कहाँ से फाइल सेलेक्ट करेगा, क्या करेगा, वो बिना देखे वो काम कैसे कर सकता है? उसे कुछ भी नहीं दिखाई देगा कि मतलब अगर आपके फोन में स्क्रीन ना हो आप फोन पे कैसे काम करेंगे? ये वही चीज कह रहा है कि क्या बिना मॉनिटर, बिना विजुअल डिस्प्ले यूनिट के कोई यूजर कंप्यूटर सिस्टम पर काम कर सकता है? तो नहीं, उस पर काम वो नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है? फॉल्स है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। और द विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउज वन सॉफ्टवेयर टू बी ओपन एट अ टाइम। ये कह रहा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक बार में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर खोला जा सकता है, मतलब एक बार में सिर्फ एक ही सॉफ्टवेयर पर काम करा जा सकता है। इसका मतलब ये कहना चाहता है कि या तो आप सिर्फ एक बार में गूगल क्रोम चला लो, या फिर MS ऑफिस चला लो, या लिब्रे ऑफिस चला लो, जो भी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विंडोज जो है वो क्या है? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर वो एक बार में सिर्फ एक सॉफ्टवेयर पे अगर आप काम कर सकते हैं, इसका मतलब वो क्या होगा? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होगा। पर विंडोज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आप एक बार में कई सारे सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विंडोज इज एन एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये भी आपका फॉल्स है। बढ़ते हैं इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर। 89 स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप आर कॉल्ड आइकन्स। डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे स्मॉल सी पिक्चर्स दी होती हैं, हर एक सॉफ्टवेयर का जो सिंबल दिया होता है, पिक्चर दी होती है, उसे क्या आइकन कहते हैं? तो ये बिल्कुल सही है कि डेस्कटॉप पर जो छोटे छोटे से हमें सिंबल, पिक्चर, ग्राफिक्स दिखाई देते हैं हर एक सॉफ्टवेयर के, उन्हें हम आइकन कहते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इन अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम वन यूजर कैन वर्क एट अ टाइम।
एक सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम पर एक समय में एक ही यूजर काम कर सकता है? तो हाँ, बिल्कुल सही बात है, उसका नाम ही इसीलिए ये रखा गया सिंगल यूजर, कि इसमें क्या होगा कि इसमें सिर्फ एक यूजर एक टाइम पर काम कर सकता है। जिसमें एक साथ कई सारे यूजर एक टाइम पर काम कर सकते हैं उसे हम कहते हैं मल्टी यूजर। ठीक है, तो ये भी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन 91, बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये कह रहा है बायोस की फुल फॉर्म बेसिक इंटीग्रेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। बिल्कुल भी ये सही नहीं है, ये आपका गलत है। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट एक सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये फुल फॉर्म होती है बायोस की। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज एन इनपुट डिवाइस। ये कह रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक इनपुट डिवाइस है। तो मैं आपको बता दूं, प्रिंटर कोई भी हो, सारी आउटपुट डिवाइस होती है, क्योंकि वो सिस्टम का डेटा निकाल के हमें बाहर दे रही है, इसलिए वो आउटपुट डिवाइस है। चाहे वो डॉट मैट्रिक्स हो, डेजी भी हो, प्रिंटर कोई भी हो, सारे क्या है आउटपुट डिवाइस है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नोटपैड इज यूज टू ड्रॉ पिक्चर। नोटपैड क्या पिक्चर ड्रॉ करने के लिए यूज किया जाता है? बिल्कुल गलत है। नोटपैड टेक्स्ट लिखने के लिए यूज किया जाता है। किस लिए? टेक्स्ट एडिटर है वो, पिक्चर ड्रॉ करने के लिए नोटपैड नहीं यूज होता है, तो ये भी आपका फॉल्स है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 94, पेंट सॉफ्टवेयर इज यूज टू लिसन टू म्यूजिक। पेंट सॉफ्टवेयर पर क्या गाने सुने जाते हैं? नहीं, पेंट सॉफ्टवेयर होता है पिक्चर ड्रॉ करने के लिए, ड्रॉइंग बनाने के लिए, तो ये भी आपका गलत है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। फॉल्स है वो। डिफरेंट सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क विद इन अ रो कैन हैव डिफरेंट हाइट्स। ये कह रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मान लिया ये एक रो है, ठीक है, और इसमें कई सारी क्या है, ये आपके सेल हैं, एक सेल, दो सेल, तीन सेल, चार सेल, पांच सेल। ये कह रहा है ये डिफरेंट जो सेल्स हैं एक रो में, उनके अलग अलग साइज हो सकते हैं, अलग अलग उनकी हाइट्स हो सकती हैं। इसका मतलब ये है एक रो में जितनी भी सेल हैं क्या उनकी अलग अलग हाइट्स हो सकती हैं? हो सकती हैं क्या? तो आपको मैं बता दूं कि एक सेल में जितनी भी आपकी एक रो में आपकी जितनी भी सेल हैं, अगर आप उस सेल की हाइट बढ़ाओगे तो आपके पूरे रो की जो है सेल्स की हाइट बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है टू इंसर्ट अ हेडर और फुटर इन अ वर्कशीट इन कैल्क, सेलेक्ट हेडर एंड फुटर ऑप्शन इन द फाइल मेन्यू। अगर आप अपने वर्कशीट में कैल्क में अगर आप हेडर फुटर इंसर्ट कराना चाहते हो तो आपको फाइल मेन्यू में जाना है। ऐसा बिल्कुल गलत है, हेडर और फुटर आपको मिलेगा इंसर्ट मेन्यू में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। CRT इज अ पार्ट ऑफ MICR। CRT किसका पार्ट है? MICR मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर का क्या पार्ट है CRT? मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि CRT मतलब क्या है। तो CRT की फुल फॉर्म है कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, और वही अगर MICR की बात की जाए तो MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि CRT जो है वो एक तरीके की क्या है, वो एक तरीके का विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है। CRT क्या होता है? एक तरीके का विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर कह सकते हो मॉनिटर। जैसे अभी LED है, LEDs हैं, ऐसे पहले चलते थे CRT जिनका नाम था कैथोड रे ट्यूब। तो हमारे बड़े बड़े टेलीविजन होते थे ना, उनमें पीछे कूबर्ड सा निकला रहता था, उसमें जो मॉनिटर यूज होते थे उस टेक्निक का नाम था CRT। तो ये MICR का तो पार्ट नहीं है, बल्कि ये VDU का पार्ट है, मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट का पार्ट है, इसलिए ये भी आपका फॉल्स है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 98। इन LibreOffice Impress you can apply a color scheme to the current slide or to all slides in your presentation। LibreOffice Impress में आप एक ही कलर स्कीम अपनी एक स्लाइड या फिर बाकी की सारी स्लाइड्स पर अप्लाई कर सकते हो। तो ये बिल्कुल सही है, एक ही कलर को आप एक स्लाइड पर यूज करो या फिर बाकी की सारी स्लाइड्स पर यूज करो। अगला क्वेश्चन, कोएक्सियल केबल इज यूज्ड इन केबल टीवी नेटवर्क। कोएक्सियल केबल का उपयोग केबल टीवी नेटवर्क में यूज किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, कोएक्सियल केबल का यूज केबल टीवी नेटवर्क में यूज किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है इन LibreOffice Calc द डिलीट एंड क्लियर कमांड्स परफॉर्म द सेम फंक्शन। LibreOffice Calc में क्लियर का भी एक ऑप्शन होता है, एक्सेल में भी होता है, और डिलीट का भी ऑप्शन होता है। तो इन दोनों का क्या सेम फंक्शन है? तो ये बात बिल्कुल सही है कि क्लियर से भी आपका डेटा, ये जैसे टेक्स्ट है वो क्लियर हो जाएगा, और डिलीट से भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये भी ऑप्शन आपका सही है।
तो गाइज आई होप आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कोई डाउट रह जाए, कहीं कोई गलती हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा और आप हमें कमेंट करके जरूर बता दें ताकि मैं उसको करेक्ट कर सकूं। कोई डाउट रह जाए तो आप हमसे कमेंट करके जरूर पूछ लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग। विल सी यू सून। हैव अ नाइस डे।